हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लाड एक्सप्रेस सितंबर मंथ की, जिसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे, जहाँ पे किस तरह से टॉपिक्स हुए हैं, किस तरह से इस महीने के अंदर पूरा चला है करंट अफेयर्स, उसको हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है वो क्या है, तो वो है नेपाल। नेपाल में रिसेंटली जो है वो सुशीला कार्की जो है उनको रिसेंटली जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया है, जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली कि जो जेन जी प्रोटेस्ट हुआ उसके कारण से सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो ख़राब हो गई थी। क्या चीज़ है जेन जी प्रोटेस्ट और क्यों ये सारी चीज़ें घटनाक्रम हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर चीज़ ये देखने को मिलती है कि अगर आप इंडिया के पड़ोसी देखोगे आसपास के, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ये बात बोली थी कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो बांग्लादेश का कुछ पार्ट ले सके ताकि वहाँ पर वो अपना एक डिफेंस पोर्ट बना सके। लेकिन क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया, तो ऐसी संभावनाएं हैं शायद कि अब वो कुछ ना कुछ बांग्लादेश में करेगा। और उसी के थोड़े समय बाद आपको पता ही है बांग्लादेश में किस तरह की चीज़ें हुई। वैसा ही कहा जा रहा है कि अब शायद यूएस का इंटरफेरेंस जो है वो नेपाल में भी सामने देखने को मिल रहा है कि यूएस इंडिया के आसपास के जितने देश हैं उन सबको वॉलेटाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बोलने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये बात सच नहीं है। वास्तविक बात तो ये है कि वहाँ के जो राजा थे, जो ज्ञानेंद्र नाम के राजा है वहाँ पर, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी जाए और वापस जो किंगडम है वो वापस से आगे आ जाए और किंग का जो राज है वापस आ जाए। किंग ज्ञानेंद्र जो है वो वापस से जो है वो राज करने लगे। इसलिए वो यहाँ पर जो है वो फंड कर रहे हैं इन सभी लोगों को जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो निकल करके आती है वो ये है कि ये दोनों ही कारण नहीं है। वास्तव में कारण ये निकल करके आ रहा है कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड निकल चुका है, 2007-8 से लेकर के लगभग 2025 आ चुका है। एक स्टेग्नेशन सा आ चुका है नेपाल में, ना डेवलपमेंट हो रहा है ना और कुछ हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सरकारें उसके लिए कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ लोगों के ऊपर नए नए तरह के बैन लगा रही है। और इस चीज़ के कारण से यहाँ पर वास्तव में ये प्रोटेस्ट हुआ था। अब सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन उसके बेस के ऊपर जो रीसेंट कारण इसका निकल कर के आया था वो ये था कि यहाँ की जो सरकार है उन्होंने जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उन सबको बैन कर दिया था, ये कह करके कि आप यहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं तो आपको यहाँ हमारे देश में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। इस बात के ऊपर सभी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सब ने मना कर दिया साफ कि भाई हम तो इस तरह का कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन देश में नहीं करेंगे। जैसे ये बात कही तो नेपाल की सरकार ने बड़ा ही स्ट्रिक्टली, और सही भी है लगभग, ये बात कही थी कि अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे देश में तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो उनका ठीक है, जो करना है कर लो। तो वो डेट जैसे ही निकली तो उन्होंने सबको बैन कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स बैन हुए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितने पीछे के कारण मैंने आपको बताए, ये एक शुरुआत कर रहे थे, ये सब बादल बना रहे थे और इमीडिएट रीज़न ये बन गया कि भाई आप ना तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट छोड़ा है, ना काम छोड़ा है, ना पैसा छोड़ा है, और उसके बाद में सोशल मीडियाज़ को भी आप हैंडल नहीं कर पाए सही से। तो ये चीज़ के कारण से यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, जिसके अंदर जितने एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनको उनके घर में घुस घुस करके उनको मारा जाता है। कहीं तो ऐसे जहाँ पर एक एमपी तो ऐसे भी रहे जहाँ पर उनका घर जला दिया गया, उनकी वाइफ जो है वो घर में ही थी और वो जिंदा जल गई। प्राइम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल को खुद को बचाया और बचा करके और हाथों हाथ जो है वो प्रेसिडेंट जो है रामचंद्र पौडलू, उनके पास जा करके वो रिज़ाइन दे देते हैं कि भाई मैं अब सरकार नहीं चला सकता। ऐसे में जो रामचंद्र पौडलू है वो सोचते हैं कि भाई इस तरह से अगर सरकारें चली तो नेपाल की स्थिति बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने सुशीला कार्की की इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी थी और चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने काफ़ी न्याय किए थे और उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट थी। तो इस बेस पर उन्होंने जो है वो उनको कॉल करके ये चीज़ कही कि भाई आप जो है क्या ये गद्दी संभाल सकते हैं। और ये बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही कि भाई उसके बाद में मैंने ये बात उनको स्पष्ट रूप से प्रेसिडेंट साहब को कही कि भाई आप मेरे को सिर्फ अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं इस तरह का कि भाई वो कोई पावर नहीं है, उसके पास कुछ नहीं हो, खाली बैठा रहे तोते की तरह, तो वो मैं नहीं बनने वाली। आपको मेरे को पावर देनी पड़ेगी ताकि मैं करप्शन या इस तरह के जितने चार्जेस हैं जिसके खिलाफ भी उनको मैं देख सकूं। ये बात कहकर रामचंद्र पौडलू जो उन्होंने हाँ बोल दिया कि भाई ठीक है, आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद से इनकी यहाँ पर जो है वो सरकार चालू हुई है। थोड़ा इसकी बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि भाई नेपाल की हिस्ट्री क्या है, कैसे नेपाल के अंदर इतना ज़्यादा वॉयलेंस और इतनी ज़्यादा वॉलेटैलिटी जो है वो देखने को मिलती है। शुरुआत में यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि दो डायनेस्टीज़ ने हमेशा यहाँ पर रूल करा है। दो डायनेस्टीज यहाँ पर हमेशा से रही है। कौन सी? जेन जी, ये भी ध्यान रखें जेन जी किसे कहते हैं। जेन जी का मतलब ऐसे लोग हैं जो 1996-7 से लेकर के 2012 तक जो है जिनका जन्म हुआ है, तो ऐसे लोग जेन जी कहलाते हैं, यानी कि नई जनरेशन है जो कि सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई रहेगी। इसके बाद की जो अल्फ़ा या गामा जो भी
जनरेशन है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट आती रहेगी, यानी कि 2012 से लेके 25 तक ये ऐसे लोग हैं जो कि प्योरली जो है वो आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे। और 2025 के बाद की जो जनरेशन है, गामा जनरेशन है, वो ऐसी जनरेशन होगी जिसके पेरेंट्स दोनों जो है वो प्योरली इंडल्ज होंगे इस तरह की जो मीडिया या पूरा पूरा सोशल मीडिया का सिस्टम है उसमें, ठीक है ना। तो वैसे ही ये जेन जी जो है इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला था। सबसे पहले यूनिफिकेशन एंड शाह डायनेस्टी, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि पृथ्वी नारायण शाह नाम की जो व्यक्ति है वो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं उनको एकत्रित करके उनको मिला करके और अपना एक किंगडम बनाते हैं। इसमें गौर करें कि यहाँ के जो राजा हैं उनको उनका भी बैकग्राउंड इंडिया से देखने को मिलता है, जो कि आपने नाम सुना होगा पद्मिनी जो रानी थी, रानी पद्मिनी जो है उनके हस्बैंड जो थे राणा रतन सिंह, आपने नाम सुना होगा, मेवाड़ के राजा थे। तो राणा रतन सिंह जो था उनके एक छोटे भाई थे कुंभकर्ण, वो बेसिकली नेपाल जाते हैं, नेपाल जाकर के अपना पूरा साम्राज्य एस्टैब्लिश करते हैं। तो उन्हीं के वंशजों में बेसिकली ये लोग आते हैं, जहाँ पर जो है शाह डायनेस्टी और राणा डायनेस्टी दोनों वहीं की है। यहाँ तक कि आज भी उनके जो संबंध है वो राजस्थान की राजघरानों में देखने को मिलते हैं। और उसी इलाकों के अंदर ही जैसे आपके जो कोविड-19 था तो उसमें पूरा राजघराना जो है बेसिकली वो शायद अजमेर या आमेर जो है उसके किले के अंदर वहाँ आ रखे थे अपनी सारी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनका जो बच्चा है उनका ससुराल यहाँ पर था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया से ही ये पूरा राजवंश जो है वो शुरुआत में निकला था आज से 500-700 साल पहले, और उसके बाद में छोटे छोटे राजा बने हुए थे। यहाँ पर पृथ्वी नारायण शाह जो थे उन्होंने सभी राज्यों को एक किया, सभी राज्यों को एक किया और साथ में मिला करके पूरा नेपाल जो है आज उसको वहाँ पर बनाया, ठीक है ना। इसके बाद में ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर काफ़ी समय तक पृथ्वी नारायण शाह और उनके नीचे जो लोग थे उनकी लगभग 1768 से 1786 तक जो है कंप्लीट कंट्रोल उनका रहता है। लेकिन बाद में ये देखने को मिलता है कि जो राणा डायनेस्टी है, राणा बेसिकली वहीं के लोग थे, लेकिन जो राज है वो शाह का चलता था। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि पैलेस कूप हुआ, यानी कि पैलेस के अंदर ही जितने भी जो शाह थे उन सबको यहाँ पर ख़त्म कर दिया या फिर निकाल दिया वहाँ से, और उसके बाद में जो राणाज हैं उन्होंने वहाँ पर जो है वो पूरा राज्य ले लिया था, उस पूरे राज्य को नेपाल को अपने कंट्रोल में कर दिया। 1846 से 1951 लगभग 100 साल से ऊपर इन्होंने जो है वो राज किया, और राज करने के बाद में कभी भी शाह डायनेस्टी को अलाउ नहीं किया कि वो देश से बाहर जा सके या फिर वो अपने कंट्रोल में सारा काम कर सके। लेकिन जो किंग त्रिभुवन थे वो यहाँ पर छुपके से जो है वो भारत के आज़ाद होने के बाद में इंडिया आते हैं, और इंडिया आने के बाद में वो जवाहरलाल नेहरू से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं जो है वापस से नेपाल के अंदर अपना राज्य ले सकूँ। इंडिया के हेल्प और इन्फ्लुएंस के कारण से बेसिकली वापस से जो है वो शाह डायनेस्टी वापस आती है, किंग त्रिभुवन वापस आते हैं। 1960 में उनकी डेथ हो जाती है। किंग त्रिभुवन के मन में ये भी था कि भाई हम लोग एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करें, लेकिन वो सही से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाते उससे पहले डेथ हो जाती है। और डेथ होने के साथ अल्टीमेटली यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी करा 1959 में, लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, है ना। के बाद में क्या देखने को मिलता है कि किंग महेंद्र जो कि त्रिभुवन के सन हैं वो आते हैं, और आने के बाद वो एक पंचायती राज का सिस्टम लेकर के आते हैं कि भाई गांव-गांव के अंदर सब जगह पर पंचायती राज होगी जैसे इंडिया में है। लेकिन देखने को भी मिलता है कि उस वो पंचायत का जो हेड होगा वो चुना हुआ नहीं होगा, वो मोनार्क डायरेक्ट जो है राजा डायरेक्ट उसको अपॉइंट करेगा। तो एक तरह से मोनार्की ही होगी, नाम का सिर्फ डेमोक्रेसी हुआ, है ना। तो इसलिए भी लोगों के मन में एंगर था कि भाई आप दिखाने के लिए कुछ करते हो और होता कुछ है, ठीक है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे क्या होता है पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी दिख रही है, इंडिया में डेमोक्रेसी फ्लरिश करने लगी 1990s के आसपास में। और ऐसी सिचुएशन में नेपाल आज भी वही है जहाँ पहले था, आज भी राजा जी का राज है। तो ऐसे में नेपाल में धीरे धीरे एक जन अवेयरनेस, आप कह सकते हो कि लोगों में एक अवेयरनेस आने लगती है, और वो अवेयरनेस के कारण से डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगती है, जिससे कि आपके जन आंदोलन पहला यहाँ पर शुरू होता है कि भाई मोनार्की खत्म करो और देश के अंदर जो है वो गणतंत्र लाने की कोशिश की जाए, देश के अंदर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जाए। और उसकी यहाँ पर कोशिश की जाती है। किंग वीरेंद्र एग्री कर जाते हैं कि भाई नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाएगा और मोनार्कियल जो रूल है वो भी उसके साथ में रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे आपकी जापान वगैरह में देखने को मिलती है, वैसा ही यहाँ पर जो है वो चीज़ देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली सिविल वॉर भी देखने को मिलता है 2001 से 5 के बीच में, जहाँ पे माओइस्ट जो इंसर्जेंसी है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, वो इनको हेल्प करती है। जो भी लोग इंसर्जेंट्स होते हैं, जो भी लोग विरोध कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली बुरी तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं। इस लड़ाई में बड़ी मुश्किल से जो है वो किंग साहब जो है वो अपने आप को बचा पाते हैं, और अल्टीमेटली किंग वीरेंद्र जो है उनका असैसिनेशन होता है 2001 में, और उन्हीं का जो पुत्र है जो किंग ज्ञानेंद्र है, ये जो अंकल है, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो है वो अल्टीमेटली पूरी पावर ले लेते हैं अपने हाथ में। और पावर लेने के बाद में कहते हैं आपसे मैं राजा रहूँगा। पिताजी ने तो ठीक है थोड़ा बहुत लाइट रह गया आपके साथ में, लेकिन मैं बिल्कुल भी लाइट नहीं रहूँगा। तो ऐसे में आपने ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हो तो और ज़्यादा लोग
सामने आते हैं। तो जन आंदोलन सेकंड होता है 2006 के अंदर, जहाँ पर इतना वाइड स्प्रेड ये आंदोलन होता है कि अल्टीमेटली मोनार्की खत्म कर दी जाती है और एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक फॉर्म की जाती है, किंग ज्ञानेंद्र को निकाल दिया जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्रेमवर्क तय किया गया। 2015 के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया गया। फेडरल एरिया इसको माना गया है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इसके अंदर। प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड है, प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड यहाँ पर जो है माना जाता है। जैसे इंडिया के अंदर सिस्टम है सेम वैसे ही लगभग है। बाइकैमरल पार्लियामेंट है और इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट। जैसे हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं बटन दबा करके निकालो, वैसे ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। कैंडिडेट जिसके पास हाईएस्ट वोट है वो जीतता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सीट जो है उसकी अलॉट की जाती है, यानी कि प्रोपोर्शनेट में उनको सीट अलॉट की जाती है कि भाई जितने प्रोपोर्शन में वो है उतने में ही सीट आपको मिलेगी। हर एक पार्टी को अपनी प्रोपोर्शन दिया जाता है। 1975 में मेंबर ऑफ 275 मेंबर्स है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, 165 जिसमें से इलेक्टेड है और 110 जो है वो आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दो तरीके जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी एक तरीका होता है जैसे आज हमारे राज्यसभा में चुनाव होते हैं, और आपके जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे हमारे लोकसभा में चुनाव होते हैं। तो आप इनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके अंदर इन दोनों तरीके से चुनाव होते हैं, ठीक है ना। ये फर्क है इंडिया में और इनमें। इनके एक हाउस के अंदर दोनों तरीके से चुनाव देखने को मिलते हैं। जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है कि रीज़न इसका ये है कि इस तरह से इन्होंने पूरा पार्लियामेंट का सिस्टम बनाया है कि बहुत मुश्किल है किसी की, आप कह सकते हो पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप अच्छे हो तो आप जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट में खराब हो सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे में कहाँ कहाँ हर जगह पर कोई अच्छा होगा तब जाकर के उसकी सरकार अच्छी बनेगी। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कम हो पाता है। तो इस कारण से यहाँ पर 2015 के अंदर ये जो आया, वहाँ से लेकर के लगभग 2025 तक कोई परमानेंट पूरी बहुमत की सरकार यहाँ बन नहीं पाई। और जो जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो सारे के सारे बूढ़े बूढ़े हैं और ऐसी स्थिति के अंदर है कि भाई वो खुद ही कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन कारण से उनके जो बच्चे हैं वो सारे उसका फ़ायदा उठाते हैं और जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे उनको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का काफ़ी विरोध हुआ कि ये कोई तरीका थोड़ी है। केपी शर्मा ओली जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर फोर्थ टाइम सर्व कर रहे हैं 2015 से अभी तक 4 बार, मतलब इतनी बार चुनाव हो गया यहाँ पर। और इसके साथ में पुष्प कमल दाहल, ये जो इनको सक्सीड किया इन्होंने, यानी कि इनका भी यहाँ पर टाइम रहा है। ये दोनों आपस में जो है वो इंटरचेंज करते रहे, कभी ये बन जाता है कभी वो बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इशू देखने को मिला है। जहाँ तक इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की बात है तो हमारे हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट तक काफ़ी अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। जिसमें शुरुआत के अंदर आपने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद में बुद्धिस्ट को जब पढ़ा तो बुद्धिज्म के अंदर जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि लुम्बिनी गार्डन के अंदर जन्म होता है। वो कहाँ पर था, कपिलवस्तु नेपाल के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा पशुपतिनाथ जो है उनका मंदिर भी आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो जानकी है, यानी कि जो सीता मानी जाती है हिस्टोरिकल रामायण के अंदर, उनका भी जो जनकपुरी है वो माना जाता है कि वो नेपाल के अंदर है। तो नेपाल से काफ़ी ज़्यादा डीप जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के शुरू से ही हैं। और उसके बाद में 1950-51 के अंदर जो आपके किंग त्रिभुवन थे, उन्होंने भी एक बार ये बात कही थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप, क्योंकि नेपाल की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकता, तो हम लोग आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप नेपाल को भारत में मर्ज कर लीजिए। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा उसका मना किया कि भाई हम लोग उस चीज़ के लिए, आप लोग खुद अपना देश चलाओ और चिंता मत करो, आपका देश कहीं नहीं जाएगा, वो खुद इंडिपेंडेंटली चलेगा। और जो सपोर्ट आपको चाहिए, आपको लगता है कि भाई आपके पास सी पोर्ट नहीं है, आपके पास समुद्र नहीं है, तो चिंता मत करो, हमारे सी पोर्ट्स जो हैं, हमारे कोलकाता का पोर्ट वगैरह है, उसको आप पूरा काम में ले सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपका सारा सप्लाईज वहाँ से आएगा। तब से लेके आज तक हम लोग सारा सप्लाईज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो नेपाल को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे वो गैस हो, कुछ भी हो, हमने सब कुछ प्रोवाइड किया है, सारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट सब प्रोवाइड किए। तो ये सारी चीज़ों के कारण से नेपाल डेवलप हुआ। लेकिन रिसेंटली चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल पे बहुत ज़्यादा हो गया और इसलिए नेपाल ये भी कहने लगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यानी कि हमारे बीच में जैसे पीओ की वजह से डिस्प्यूट है वैसे ही टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। और वास्तव में जो है वो दोनों देशों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो काफ़ी मुद्दे हैं जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहीं पर नेपाल भी कहने लगा कि भाई इंडिया बिग ब्रदर एटीट्यूड रखता है, यानी कि जान करके बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है, पंचायती करने की कोशिश करता है, जो कि ठीक नहीं है ना। तो इंडिया ने जब ऐसा ये बात जब बोलने लगा, 2000 लगभग 15-16 के आसपास की बात है, जब ये चीज़ ज़्यादा होने लगी तो इंडिया ने थोड़े समय के लिए ये जो सप्लाईज हो रहे थे उनको एक बार रोक दिया
कि भाई यहाँ पर तो दंगे चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और ऐसे करके और रास्ता ही रोक दिया। ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि हम रोक रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और इसलिए हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे। 1 हफ्ता 2 हफ्ते सप्लाईज रुकी ऑयल की, और पूरा का पूरा देश रोड पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद में दोनों के बीच में बातचीत होती है, और उसके बाद वापस से शुरू किया जाता है। ये चीज़ नेपाल को समझाई जाती है कि हम लोग आपसे प्रेम से संबंध रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पर बोलने की कोशिश करें। ठीक है, के बाद में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट वो उनके बीच में आता है, वो कई बार पूछा गया है, कई सारी बार जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आया है। तो उससे संबंधित और उसके आसपास की चीज़ों से संबंधित थोड़ा हम लोग फैक्ट समझते हैं। 5 इंडियन स्टेट्स के साथ में सबसे पहले बॉर्डर है नेपाल का, जिसके अंदर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। 1950 की पीस की ट्रीटी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई दोनों आपस में जो है वो संबंध गहरे रखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स में, कम्युनिकेशन में साथ में ही काम करेंगे। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। ठीक है ना, और नेपाल भी इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, यानी कि रोटी के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं, इंडिया अपनी बेटी को वहाँ पर जो है वो शादी करवाता है, या फिर वहाँ की जो बेटी है वो यहाँ शादी करती है। तो ये रोटी बेटी का रिश्ता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आज ओरिजिनल देखा जाए तो दोनों के बीच में कोई बॉर्डर ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब नेपाल जो है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बॉर्डर है नहीं वहाँ पर। सिंपल आधार कार्ड भी आपके पास है तो आप जा सकते हो नेपाल के अंदर। ठीक है ना, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आपके मेरे बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो कहाँ है, तो लिम्पियादुरिया, लिपुले और काला पानी का जो एरिया है वहाँ पर ये इशू है, ऐसा इनका मानना था। अब ये जो चीज़ है, अब इसको गौर करें, जस्ट अ सेकेंड। ये जो चीज़ है ये कैसे निकल करके आती है, देखिए गौर करें। ये नेपाल है, ठीक है ना, अब ये इंडिया का पार्ट है, ये चाइना का पार्ट है, और ये नेपाल का पार्ट है। ठीक है ना, नेपाल का ऊपर वाला हिस्सा है ये। अब नेपाल का ये मानना है कि भाई जो काली नदी है, ट्रीटी ऑफ सगौली में ये लिखा हुआ था कि भाई जो काली नदी है उसके एक तरफ नेपाल होगा, एक तरफ भारत होगा, जहाँ से नदी जा रही है वही बॉर्डर माना जाए। ठीक है ना, और 1860 में दोनों साइड ने इस चीज़ को एग्री किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ से नदी निकलती है। यहाँ से निकलने का मतलब है अल्टीमेटली कि ये जो नदी अगर स्रोत है, ऐसा नेपाल का कहना है कि नदी यहाँ से निकलती है, तो इसलिए इस साइड का सारा जो है वो नेपाल है, इस साइड का सारा जो है वो इंडिया है। ठीक है ना, तो इंडिया ने यहाँ पर ये बात कही कि भाई अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो एक चीज़ और सुनो, काली नदी यहाँ से भी निकलती है, और यहाँ से निकल करके और अल्टीमेटली इस तरह से मूव करती है, और मूव करते हुए अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पर मिलती है और महाकाली बनती है। तो काली नदी यहाँ से निकलती है तो इधर नेपाल हो गया, और इधर जो है वो आपके इंडिया हो गया। ठीक है, तो इधर नेपाल इधर इंडिया, ये कह रहा है इधर नेपाल इधर इंडिया। तो इन सब चीज़ों के कारण से ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये अल्टीमेटली यहाँ पर डिस्प्यूट में आ गया कि भाई ये इलाका किसका है ना। तो इसके अंदर ये लिम्पियादुरिया पास है, ये आपके लिपुले पास है, और ये काला पानी पास है, काला पानी की जगह है। ठीक है ना, तो इसलिए 3 जगह फेमस है, लिम्पियादुरिया, लिपुले और काला पानी। इसके अलावा सुस्ता बिहार में भी एक जगह है, वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि भाई ओरिजिनली हमारे इनके बीच में साथ में डिस्प्यूट है, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पर कोई ऐसा बॉर्डर ही नहीं है, ये एक तरह से लड़ाई बनाने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशंस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन पैलेस्टीन इशू। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि अभी आपको जैसे शायद पता होगा, है ना, और आपने सुना भी होगा कि गाज़ा के ऊपर बहुत हमला हो रहा है, गलत हो रहा है, इतना हमला नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो बेसिकली गाज़ा पे हमला बहुत बुरी तरीके से इसराइल कर रहा था, और करके बेसिकली वो जो 40-50 किलोमीटर का पैच है गाज़ा का, उसको लगभग ख़त्म सा कर दिया, लगभग पूरा खंडर हो चुका है, जो लोग हैं वो सब मर चुके हैं, ऐसी स्थिति आ चुकी है। तो इन सब चीज़ों के होने के कारण से जो पूरी दुनिया है वो कह रही थी इसराइल को कि भाई अब बस करो, कितना मारोगे इनको। इसराइल रुक नहीं रहा था, और इसराइल लगातार कोशिश कर रहा था कि भाई हम जो है वो इनको ख़त्म कर दें, जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं उन सबको ख़त्म कर दें, और मुस्लिम्स वास्तव में हमारे दुश्मन हैं, और जितने मुस्लिम्स हैं यहाँ पर पैलेस्टीन के इलाके के, ये गाज़ा में, उन सबको हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल एजेंसी, अगर UNRWA कुछ भेजने की कोशिश करता है, इंटरनेशनल कोई देश कोई कोशिश करता है कि भाई पानी भेज दें, खाना भेज दें, मेडिकल हेल्प भेज दें, तो वो भी नहीं होने देता, उनको जाने भी नहीं देता था। तो इन सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर क्या देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे बुरी तरीके से। रिसेंटली एक आपकी पिछली वाली क्लैड एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी फूड सिक्योरिटी की,
उसके अंदर गाजा कोई देश नहीं, उसके बावजूद भी गाजा को एक नंबर पे रखा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी भूखमरी अगर कहीं पर है तो गाजा में, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के कारण से अल्टीमेटली जितने भी देश थे, दूसरे जितने देश थे, उन सब ने यहाँ पर विरोध करा और इतना आक्रामक विरोध किया, इतना एग्रेसिव विरोध किया, जिसके अंदर ये चीज देखने को मिली कि जो यूएन है उसके अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई पैलेस्टीन को एक रिकॉग्नाइज किया जाए एक अलग देश की तरह। और ये जो पैलेस्टीन का रिकॉग्निशन है अलग देश की तरह, उसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी कि पैलेस्टीन के रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पर जो है वो रेजोल्यूशन लाया जाता है, जिसके अंदर 142 देश जो है वो ये बात कहते हैं कि हाँ भाई पैलेस्टीन को देश बनाना चाहिए। ये ध्यान रखें, इसमें कनाडा भी है, इसके अंदर आपके जो है यूके भी है, यानी कि बड़े बड़े जो दोस्त हैं अमेरिका के, वो सारे के सारे उसके विरोध में चले गए। सिर्फ अमेरिका, इसराइल, अर्जेंटीना और कुछ एक देश जो है, हार्डली 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया इस चीज़ का, बाकी सब सपोर्ट में, लगभग 142 लोग सपोर्ट में और बाकी एब्सटेन। तो ये सारी चीज़ें इस लेवल पर आ चुकी है, इसलिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस चीज़ का देख लेते हैं कि भाई इजराइल पैलेस्टीन का वॉर है क्यों, किस लिए है, क्या यहाँ पर इशू है ना। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका शॉर्ट में देखते हैं हम लोग। देखिए ये इंडिया है ना, ये इंडिया है। इंडिया से अपन थोड़ा इस तरफ जाते हैं, तो इस तरफ जाने पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो है ये जो इलाका है ये इजराइल का है, छोटा सा देश है। और ये जो छोटा सा देश है, ये जो छोटा सा देश है, इसकी विशेषता क्या है कि इस देश के अंदर आपको इसकी हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है ना। कैसे खतरनाक है हिस्ट्री? हिस्ट्री ऐसे खतरनाक है कि दुनिया के जितने धर्म हैं उसके अंदर जो मेजर बड़े धर्म माने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मुस्लिम्स हैं, जैसे आपकी क्रिश्चियनिटी है, तो ये सारे के सारे जो धर्म हैं उनका, या ज्यूज है, तो इनका सारा का सारा का जो बेस है, जो शुरुआत मानी जाती है, वो बेसिकली इन इलाकों से मानी जाती है। जो यरूशलेम है, जेरूशलम का आपने नाम सुना होगा, जेरूशलम से शुरुआत मानी जाती है आपके इन सभी रिलीजन्स की, है ना। इस्लाम की तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन इस्लाम का भी एक बड़ा हिस्सा ये माना जा रहा है ना। क्यों माना जा रहा है उसका रीजन समझे। इसका रीजन पहले ये है कि सबसे पहले ज्यूज यहाँ पर थे, और ज्यूज जो है बेसिकली उनका जो ओल्ड टेस्टामेंट है, या फिर उनके जितने भी बड़ी बड़ी आप कह सकते हो कि सैक्रेड बुक्स हैं, वो सारे के सारे इसी इलाके में थे, ठीक है ना। यहाँ तक कि ये भी चीज़ ध्यान रखें कि आपने नाम सुना होगा अल अस्क मॉस्क, अल अस्क का जो मस्जिद है, अल अस्क मॉस्क जो है वो भी यरूशलेम के अंदर ही है, और यही इलाका है जहाँ पर जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट रखी जाती थी, और इसी इलाके के अंदर ही वो रहती थी, यानी कि जूस के लिए एक तरह से हरिद्वार है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि जब ज्यूज के अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जब ज्यूज के अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, कहीं कुरीतियाँ आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर जो है वो जीसस क्राइस्ट कोशिश करते हैं, और जीसस क्राइस्ट की कोशिशों के कारण से उनका विरोध किया जाता है, और उस विरोध के कारण से अल्टीमेटली जो है वो ज्यूज जितने भी हैं वो उनको सूली पे लटका देते हैं, जैसे आपने कई बार जो है वो जीसस क्राइस्ट के बारे में देखा होगा, है ना। तो जीसस क्राइस्ट को लटकाने के बाद में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने लगता है ना, उनका बहुत सपोर्ट होता है, तो क्रिश्चियनिटी और पनपती। तो इस इलाके में जूस भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। और बाद में देखने को भी मिलता है कि फिर उसके बाद में मोहम्मद साहब जब आते हैं, तो उसके बाद में जो प्रॉफिट हैं उन्होंने भी ये चीज़ लिखी है कि एक समय के अंदर ये चीज़ देखने को थी कि एक जो आसमान से जो है वो घोड़ा आता है और वो लेकर के उनको जाता है सऊदी अरेबिया से, यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पर ला करके, और बेसिकली जितने प्रॉफिट्स हैं उनके साथ में अल अस्क मॉस्क के अंदर वो नमाज अदा करते हैं, और फिर वही घोड़ा जो है वो उनको ईश्वर के पास लेकर के जाता है, जहाँ पे ईश्वर उनको अपने दाहिनी तरफ बिठाते हैं वगैरह वगैरह। काफ़ी तरह की इसके अंदर स्टोरीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक तरफ ये स्टोरी है, तो इसके लिए अलग मॉस्क मुस्लिम्स के लिए भी ज़रूरी है, क्रिश्चियंस के लिए भी ज़रूरी है, और ज्यूज के लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो अलग मॉस्क और इसके आसपास की जगहें हैं जो कि यरूशलेम या जेरूशलम के अंदर है, वो पॉइंट ऑफ इशू था। अच्छा, 8-9 सेंचुरी में ये सब कुछ हुआ, उसके बाद में ऑटोमन एम्पायर भी आता है। ऑटोमन एम्पायर के आने के कारण से जितने भी जूज या क्रिश्चियंस हैं उन सबको भगा के निकाल दिया जाता है, और वो सारे के साथ जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं आपके यूरोपियन देशों की तरफ। अब वो सब बिखर चुके हैं, यूरोपियन देशों में घूम रहे हैं इधर उधर, और इस पूरे इलाके में मुस्लिम्स जो ऑटोमन एम्पायर के हैं उनका राज है। फिर धीरे धीरे देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों का राज आता है। जैसे इंडिया के अंदर इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स तकरीबन 1600 के आसपास में आए थे, तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी पूरा का पूरा इसको कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि लगभग 300-400 साल का जो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कंट्रोल होता है। उसके बाद में आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 का, जहाँ से चीज़ें बदलने लगती है,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी को हराने के लिए यहाँ पर ब्रिटेन बहुत कोशिशें करता है और उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो है वो बेसिकली जूस होते हैं। जूस बहुत सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, और जूस की हेल्प के कारण से बेसिकली जर्मनी वहाँ पर 1917 में हरा दिया जाता है। जर्मनी को हराने के बाद में यहाँ पर जो है यूके बहुत खुश होता है सभी जूस से, और जूस को एक गिफ्ट देता है। क्या गिफ्ट देता है? जूस को ये गिफ्ट देते हैं कि आपको याद हो कि आपकी जो है अल अस्क मॉस्क के पास में जेरूशलम के अंदर आपकी जगह थी। उनका हाँ बिल्कुल है, हमारे दिल के पास में अजीज है, लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। तो वो कहता है कि आप चिंता मत करो, अब आप सभी लोग वहाँ पर जाके रह सकते हो, क्योंकि ये इलाका सारा हमारे कंट्रोल में। तो हम आपको अलाउ करते हैं कि आप वहाँ जाके रह सकते हो। जितने भी जूस हैं दुनिया में वो सारे जाकर के यहाँ रह सकते हैं। 1917 के अंदर ये ब्रिटिश जो सेक्रेटरी थे बॉलफोर्ड ने यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया था, जहाँ पे कहा था कि जितने भी जूस हैं वो यहाँ आके रह सकते हैं। अब जूस आने लगे, 1, 20, 25, 50, 100, 200, 500 आते तो समझ में आता है, लाखों आने लगे। लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले से मुस्लिम्स यहाँ पर रह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं पर बैठे हो और आपके कमरे में लोग ठूसे जाने लगे जाने लगे जाने लगे, तो अल्टीमेटली एक टाइम बाद आप विरोध करोगे कि भाई इतने सारे क्यों आ रहे हो। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू होने लगी वहाँ पर, कि जूस को कहने लगे कि भाई तुम लोग क्यों बेवजह यहाँ पर आ रहे हो, ये इलाका हमारा है। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ इतनी चलती है 1917 से लेके लगभग 1947-48 तक। इतनी लड़ाइयाँ होती है कि 1947-48 में तो ब्रिटिशर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हम लोग इस इलाके को नहीं संभाल सकते, हमने भारत को भी फ्री कर दिया, बाकी देशों को भी फ्री कर दिया, तो हम इसको भी फ्री करते हैं, यूएन को देते हैं। यूएन जाने, यूएन का काम जाने, यूएन जैसा करना चाहे कर सकता है। अब हुआ ये कि जूस जो है वो बहुत अच्छी तादाद में अमेरिका में भी है, तो अमेरिका हमेशा इन जूस का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका की हेल्प से यहाँ पर यूएन के अंदर रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, जहाँ पर ये चीज़ तय की जाती है कि जूस के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा, इसराइल नाम का। यहाँ पर ये देश बनाया जाता है इसराइल नाम का, और इसके बाद में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जूस के लिए जैसे ये देश बना दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए कोई देश नहीं बनाते। मुस्लिम्स भी कहते हैं कि भाई पैलेस्टीन नाम का हमारी भी एक देश बना दो। जहाँ पर जो लाल जगह मैंने आपको दिखाई है, एक गाज़ा है, एक वेस्ट बैंक है। जो बड़ा वाला है वो वेस्ट बैंक है, छोटा वाला गाज़ा है। तो दोनों को मिला करके हमारे लिए भी एक जगह बना दो, उसको पैलेस्टीन नाम दे दो। लेकिन कोई नाम नहीं दिया जाता है, ना ही अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। तो इस कारण से यहाँ पर आप जो है वो एक मुस्लिम, आसपास सारे मुस्लिम देश हैं, सब कुछ मुस्लिम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो एक जूस देश बनता है इसराइल नाम का। अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है कि ये सारे आसपास के देशों को गुस्सा आता है कि यार मुस्लिम हमारे, हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन हमारी छाती पर ही आकर के और बेसिकली ये जूस देश यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको देश नहीं बनाने दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर फिर स्विस क्राइसिस होता है। स्विस क्राइसिस बेसिकली क्या है, ये देखो, ये स्विस कैनाल है, ये स्विस कैनाल है। और इस स्विस कैनाल की विशेषता क्या है कि जो स्विस कैनाल है, ये दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ से निकलता है। कैसे, क्यों निकलता है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडिया से अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको पूरा अफ्रीका क्रॉस करके फिर जाना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट आपको ये पॉसिबिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली जो है वो रेड सी में घुस करके सीधा ऊपर निकल सकते हो, है ना। आप लोग कभी मैप खोल के देखना, आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ये ना हो तो 10-15 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा जो है वो शिप को मूव करना पड़ेगा, कि यानी कॉस्ट कितने गुना बढ़ जाएगी। तो वो कॉस्ट सारी इसने बचाई है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि ये जो चीज़ है, ये जो एरिया है, ये जो स्विस कैनाल है, बहुत ज़रूरी था। और इसलिए जो है वो यहाँ पर इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, सॉरी, और यहाँ पे फ्रांस का कहना था कि इसका कंट्रोल मुझे दो। इजिप्ट का कहना है कि भाई ये पूरा मेरा देश है, ये पूरा इजिप्ट है, तो ये मेरा देश है, तो मेरे एरिया के अंदर रहना चाहिए। उनका नहीं, ये हमारे अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्विस क्राइसिस होते हैं, स्विस क्राइसिस के अंदर लड़ाइयाँ होती है, और लड़ाई के अंदर अल्टीमेटली इसराइल भी इसके अंदर पार्ट हो जाता है। सारे देश मिलकर आसपास के इसराइल पे हमला करते हैं, बाकी सारे देश भी इसराइल के साथ लड़ते हैं, और अल्टीमेटली जो स्विस के ये जो कैनाल है, इसका कंट्रोल तो ब्रिटेन और फ्रांस को दिया जाता है, लेकिन बाकी आसपास का पूरा इलाका इजिप्ट के कंट्रोल में रहता है, और इसराइल इसके अंदर जीत जाता है। इसके बाद में लगभग 10 साल के बाद में 1956-57 में ये स्विस क्राइसिस होते हैं, है ना। और उसके बाद में लगभग 1967 के अंदर जो है वो एक आश्चर्य की चीज़ होती है, जिसको 6 डे वॉर कहते हैं। आसपास के जितने देश हैं, चाहे इधर जॉर्डन हो, चाहे इधर जो है वो आपके इजिप्ट हो, चाहे ऊपर आपके जो है वो सीरिया हो या लेबनान हो, सारे मिलकर के अटैक कर देते हैं इसराइल के ऊपर। और ये सारे देश जिस तरह से बुरी तरीके से अटैक करते हैं, जिसमें इजिप्ट अच्छा खासा पैसे वाला देश होता है, मतलब उसका डिफेंस नॉर्मल नहीं, सामान्य नहीं है, अच्छी खासे उसके पास में कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके बावजूद भी इसराइल 6 दिन के अंदर इन सभी देशों को एक साथ हरा देता है। ये अपने आप में एक गुत्थी है, और आज भी पॉलिटिकल जो
साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को सोचते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं कि कैसे 6 दिन के अंदर ये सारा का सारा खेल पलट गया और इजराइल जीत गया, जो कि सब चीज़ों के सोचने के विपरीत था। तो सोचो सारे देश एक साथ हमला कर दें और फिर भी आप सबको हरा दो, ठीक है। तो ये इजराइल देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है 1973 के अंदर, जहाँ पर योम किपुर बेसिकली क्या चीज़ होती है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है वैसे ही जूस के लिए योम किपुर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और उस फेस्टिवल के दिन ही सारे देशों ने वापस से हमला कर दिया, लेकिन इसराइल ने वापस से सबको हरा दिया, ठीक है। इसके बाद ये देखने को मिलता है कि भी बातचीत करने की कोशिश की जाती है और अमेरिका कोशिश करता है कि दोनों के बीच में वार्ता हो, बातें हो, ताकि लड़ाइयाँ ना हो। तो कैंप डेविड अकॉर्ड होता है 1978 के अंदर। इसके बाद में बहुत ज़्यादा मारपीट करने का, लड़ाई करने का जो कोशिश करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि यूएस का भारी सपोर्ट है इसराइल को और खूब पैसा, खूब वेपन सब दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं कर पाता तो फिर वो छोटे मोटे अटैक्स करता है, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान में क्या चीज़ आती है कि पाकिस्तान सीधा हमला नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, तो फिर वो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इस तरह की चीज़ों को काम में लेता है ताकि इंडिया में इस तरह के टेररिस्ट अटैक कर सकें और ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स तरह की डॉक्ट्राइन निकाल सके, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होती है शुरू, और इसराइल के खिलाफ एक टेररिस्ट अटैक करने की कोशिशें यहाँ पर शुरू होती है, जिसके अंदर फर्स्ट इन्फीडाटा माना जाता है 1987 के आसपास शुरू होता है, जिसके अंदर हमास का जन्म होता है। हमास बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाहती है कि वो मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश बना सके, है ना, और उसके हिसाब से वो काम करती है। इससे पहले पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, लेकिन वो इतनी लीनियंट थी और वो इतना एप्लीकेशन वगैरह पे बात करती थी, वो वॉयलेंस की तरफ ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, तो इसलिए उसकी किसी ने सुनी नहीं थी, है ना। हमास यहाँ पर वॉयलेंट होता है शुरू से ही, तो हमास के आने से बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं और विरोध बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं 1991 1993 तक, 1 से 3 तक, लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकलता है। सेकेंड इन्फीडाटा वापस से विरोध शुरू होता है 2000 के आसपास में, और तब तक ये विरोध चल ही रहा होता है। लेकिन अभी रिसेंटली ये चीज़ देखने को मिली कि 2023 के अंदर हमास लगातार छोटे मोटे हमले कर रहा था, तो उसका जवाब भी उसको मिल रहा था। लेकिन 2023 में क्या हुआ, ऑपरेशन अल अस्क फ्लड यहाँ पर शुरू करता है हमास, जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि लगभग 1000 के आसपास में यहाँ पर जो है वो मिसाइलें छोड़ी जाती है इसराइल के ऊपर, जिसके कारण से 3 से 4 हज़ार लोग मारे जाते हैं इसराइल के। ये जो चीज़ है, ये जो अटैक है इसराइल का, इस चीज़ के कारण से यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमास का हमला, इसके कारण से इसराइल के काफ़ी लोग मरते हैं, और इसलिए इसराइल यहाँ पर जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू करता है, जिससे कि वो सोचता है कि अब बहुत लड़ाई हो गई, बहुत कुछ हो गया, अब तो ये गाज़ा के अंदर जितना इलाका है वो सारा का सारा मैं ख़त्म कर दूंगा। तो वो समय से लेके आज तक वो लड़ाई चल रही थी, जो कि रिसेंटली ट्रम्प के जो 20 पॉइंट प्लान है उसके साथ में ख़त्म हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब ट्रम्प का 20 पॉइंट प्लान क्या कहता है कि भाई इस इलाके के अंदर हम लोग सारा साफ करके और यहाँ पर जो है वो एड वेड दे करके और यहाँ पे पूरा जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, ताकि यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में हमने, हालांकि ये और भी बड़ी स्टोरी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की अल्पता रहती है तो इसलिए ये चीज़ इसके अंदर देखने को मिली है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट। देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ था कि कतर जो है वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रिसेंटली अटैक किया गया था इसराइल ने। इसराइल को लगा कि पैलेस्टीन के कुछ लोग जो है वो कतर के अंदर छुपे हुए हैं, तो उसने बिना कतर को बताए वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी, उस आदमी को मार दिया, है ना। अब जैसे ही ये चीज़ करी तो कतर को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरे इलाके में घुस करके किसी को भी मार के चले जाते हो, मेरे को इन्फॉर्म तक नहीं करते हो, अभी कोई तरीका थोड़ी है। तो उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँगा। जैसे ही कतर के साथ उसने ऐसा व्यवहार किया इसराइल ने, तो आसपास के जितने मुस्लिम देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो या बाकी देश हो, उन सबको ये लगा कि यार ये इसराइल तो आज नहीं तो कल हमसे लड़ेगा ही, तो अब अपन क्या करें। तो सऊदी अरेबियन का लड़ेगा तो लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत लास्ट में एक निकल के आती है कि लड़ तो लेंगे, बम उसके पास भी हमारे पास भी है, मिसाइल उसके पास भी हमारे पास में है, लेकिन एक इशू ये निकल के आता है कि उसके पास में एक न्यूक्लियर वेपन नाम की चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, और अल्टीमेटली जीतेगा वो जिसके पास वेपन्स है। तो ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिला कि न्यूक्लियर वेपन की कमी उसको बहुत खली, तो उसने क्या किया कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से बात करी और उन्होंने ये डिफेंस पैक्ट किया, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। इस पैक्ट में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर जो है वो सऊदी अरेबिया को लेता है। इसका मतलब ये है कि इन स्टेट ऑफ वॉर, अगर सऊदी अरेबिया का किसी भी देश से लड़ाई होती है, तो उस सिचुएशन में अगर न्यूक्लियर अटैक सऊदी अरेबिया पे होता है तो रिटेलिएटरी अटैक जो है वो पाकिस्तान से जाएगा न्यूक्लियर, ठीक है ना। लेकिन इंडिया के लिए ये चीज़ डेट्रीमेंटल क्यों है, वो इसलिए डेट्रीमेंटल है क्योंकि आप
अल्टीमेटली अगर इसराइल को मारोगे तो इसराइल चुप तो बैठने वाला है नहीं, न्यूक्लियर वापस मारेगा वो आप पर, और आप पर वो जहाँ पर भी न्यूक्लियर मारेगा तो उसका इफेक्ट इंडिया पर भी आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्होंने लाहौर पे मारा, अब लाहौर का डिस्टेंस अमृतसर से मात्र 50 किलोमीटर है और बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर न्यूक्लियर गिराते ही 100 किलोमीटर आसपास का एरिया खत्म हो जाता है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के पंजाब का एक बहुत बड़ा एरिया खत्म हो जाएगा लाहौर के ऊपर गिरने से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण से इंडिया के ऊपर भी बड़ी दिक्कतें इसकी जो है वो आती है। एक चीज़ तो ये, दूसरी जो चीज़ यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि इस पैक्ट के तहत ये कहा है कि ये एक नेटो टाइप ट्रीटी कर रहे हैं। नेटो टाइप ट्रीटी का मतलब क्या है, नेटो के अंदर आर्टिकल 5, नेटो जो ग्रुपिंग है जिसमें 32 देश हैं, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई भी देश हम में से किसी एक देश पर हमला करता है तो ये मान लिया जाएगा कि सब देशों पे हमला हुआ है ना। तो हम सभी उसके खिलाफ जो है फिर काम करेंगे। जैसे रिसेंटली जो है वो आपके नेटो में स्वीडन भी आ गया, उससे पहले फिनलैंड आ गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के होने के कारण से, और वास्तव में रशिया यूक्रेन वॉर का कारण भी यही था कि नेटो के अंदर यूक्रेन को डाल रहे थे जो कि जस्ट कॉर्नर पर है रशिया के। तो रशिया ने उसको बार बार समझाया कि भाई तुम नेटो का मेंबर मत बनो, क्योंकि मैं मेरी इंटरनल सिक्योरिटी को, मैं मेरे देश की सिक्योरिटी को, बाहर की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं ला सकता। अगर आसपास मेरे सब नेटो वाले हो गए तो मैं किससे लड़ नहीं सकूंगा, क्योंकि एक से लड़ते ही सबसे लड़ाई मानी जाएगी। तो ये जो नेटो है उसके कारण से यहाँ पर ये देखने को मिला कि वैसा का वैसा यहाँ पर अलायंस पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बनाना चाह रहे हैं कि भाई किसी एक पर भी हमला सब पे माना जाएगा। आप सोच के देखो, पाकिस्तान टेररिज्म की हरकतें करने से बाहर नहीं आएगा, वो बार बार वैसे ही हमला करेगा। और हमला करते ही इंडिया ने रिसेंटली अपनी डॉक्ट्राइंस चेंज कर ली, जहाँ पर कह दिया है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा और सऊदी अरेबिया फिर इंडिया पे हमला करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कारण से बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे थे, और इन सब इश्यूज के होने के कारण से अल्टीमेटली जो है वो इंडिया के लिए एक चिंताजनक फैक्ट है कि इस तरह की चीज़ें। हालांकि एक सोचने की बात ये भी है कि भाई अफगानिस्तान के साथ रिसेंटली जो क्लैशेस हुए पाकिस्तान के, तो सऊदी अरेबिया कहीं बीच में तो आया नहीं। तो कहीं ये पैक्ट वास्तव में पैक्ट है भी या कितना हद तक इम्प्लीमेंट होगा उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की चीज़ें का फ़ायदा ले सके, उसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। तो पाकिस्तान की कमियों और मूर्खताओं के पीछे सऊदी अरेबिया अपना जो बिजनेस है वो इंडिया के साथ खराब करना शायद ही चाहेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ों के कारण से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही। इसके अंदर कई सारे यहाँ पे ग्रुपिंग्स हैं। जैसे सबसे पहले जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बेसिकली क्या है, देखो गौर करें आप लोग, ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर जो देश हैं, यमन को छोड़ दें आप, बाकी यहाँ पर जो देश हैं उनको अगर मिला करके आपने ग्रुपिंग बनाई है ना, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, है ना, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, इनको मिला के अगर आपने ग्रुपिंग बनाई है तो वो कहलाती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 6 देश हैं इसके अंदर, ठीक है ना, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ठीक है। तो वो उस इलाके के अंदर जो है उसको हम लोग जीसीसी में डालते हैं। अरब लीग में कौन है, उस एरिया के साथ में जो और आसपास में मुस्लिम देश हैं, और अफ्रीका के भी ऊपर के इलाके के अंदर अल्जीरिया वगैरह जो भी मुस्लिम देश हैं उन सबको आप मिला देते हैं तो अरब लीग बन जाता है। और इसके अलावा, इन एरिया के अलावा दुनिया में जहाँ पर भी कोई भी मुस्लिम देश है, जैसे इंडोनेशिया है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया में जो है मुस्लिम्स हैं, तो अगर उन सबको भी आप मिला देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन बन जाती है। ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन। यूएन के बाद में 57 देश हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर सामने आती है। नेटो की हमने बात कर ही ली है ना, कि 32 कंट्रीज है, 1949 में बना है, एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा आर्टिकल 5 के तहत। रिसेंटली स्वीडन जुड़ा है, उससे पहले फिनलैंड यहाँ पर जुड़ा था। चाबाहार पोर्ट के यूएस सैंक्शंस, यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है, गौर करें। चाबाहार पोर्ट कहाँ पर है और कैसे ये इंडिया को इफेक्ट करता है। देखो ये इंडिया है, और इंडिया के पास का जो इलाका है, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया के जो पास का इलाका है उसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो इलाका है ये आपके चाबाहार पोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ से आपके जो है बेसिकली बॉर्डर है पाकिस्तान का, यहाँ आपकी अफगानिस्तान है और ये ईरान है, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान का इलाका है और ये पाकिस्तान का इलाका है, और यहाँ से ये आपके इंडिया का इलाका है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है कि अगर आपको ईरान में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से चाबाहार जा सकते हैं। अगर आपको अफगानिस्तान में कोई चीज़ भेजनी है तो वो भी यहाँ से हो सकती है,
ठीक है ना। या अगर आपको जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जैसे उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ पर कुछ भेजना है तो उसका रास्ता भी यहाँ से जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको रशिया तक कुछ भेजना है तो उसका रास्ता भी यहाँ से जाता है। रशिया तक जाने के लिए आपको पता होगा, पीछे वाली क्लास में हमने लिखा था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, है ना। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बेसिकली क्या था कि जो मुंबई से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है ऊपर, तो वो इलाका भी अल्टीमेटली चाबाहार, ये जो जगह है, ये जो पोर्ट यहाँ बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत गहरा पोर्ट है, बड़ी से बड़ी शिप यहाँ पर अंदर आ सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पोर्ट। ये पोर्ट इंडिया को बनाने के लिए 1973 में पहली बार सोचा गया कि भाई इसको पोर्ट अच्छे से बनाया जाए, है ना। और कई देशों से बात की जाएगी, लेकिन बाद में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान के अंदर, और ईरान में वॉलेटिलिटी चलते चलते इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। 2002 के आसपास में थोड़ी शांति वापस आई, तो उसके बाद में जो अल खमीनी है उन्होंने ये चीज़ सोची कि भाई किसको हम लोग इसका पोर्ट बनाने का काम दें। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे बातचीत हुई और हमने कहा कि भाई ठीक है, हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात कुछ खास आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर जो है, बुश जो थे, उन्होंने एक्सेस ऑफ एविल यहाँ पर ईरान को नाम दे दिया था, और बेसिकली अमेरिकन प्रेशर के कारण से इंडिया ने भी ज़्यादा फिर हाथ नहीं डाला। 2016-17 के आसपास में हमने वापस बातचीत शुरू करी थी, और बातचीत के तहत यहाँ पर इंडिया को 2016 के अंदर ये अलाउ कर दिया गया कि भाई आप यहाँ पर इस पैक्ट को, आप इस एरिया को बनाओ। चाबार पोर्ट अल्टीमेटली हमने बनाने की शुरुआत करी 2018 के अंदर। जो है वो ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता है, तैयार करता है, और फिर हम लोग जो है वो यहाँ से ऑपरेट करने लगे तैयार करके। इसको काफ़ी हद तक तैयार हुआ है, काफ़ी हद तक और होना है। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक पूरा हो चुका है, एक अब होगा, है ना। तो ऐसे में रिसेंटली यूएस ने, इसी समय में यूएस ने लगभग 2017-18 के अंदर एक एक्ट पास किया, काटसा नाम का, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके तहत अगर कोई भी देश ईरान के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में या रशिया के साथ में कोई भी तरह का संबंध रखता है या इस तरह का ट्रेड करता है, तो वो देश यूएस के साथ कोई ट्रेड ना करे, और हम उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। उसके कारण से सभी देशों ने ईरान के साथ संबंध तोड़ दिए, लेकिन इंडिया को उसमें वेवर दिया गया कि भाई आप फ्री हो, आप चाहो तो करो, वरना मत करो, ठीक है। तो उस चीज़ के कारण से इंडिया को यहाँ पर अलाउ किया गया, और ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंडिया तब से ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे ही अभी रिसेंटली ट्रम्प के और हमारे बीच में संबंध खराब हुए, तो उसके बाद में ये बात है बदल गई, और वो जो वेवर था उसको कैंसिल कर दिया गया है। यही यहाँ पर न्यूज़ जो है वो देखने को मिलती। देखो ये है पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक है। इंडिया मॉरिशस। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि रिसेंटली मॉरिशस जो है, वहाँ के पीएम जो है वो इंडिया आए थे, और इंडिया के साथ काफ़ी तरह की उन्होंने जो है वो डील साइन करी। इंडिया ने काफ़ी हेल्प भी करने को वादा किया। क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल 680 मिलियन का इंडिया ने पैकेज दिया है मॉरिशस को, जहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब हम लोग बना के देंगे। इसके अलावा नेशनल हॉस्पिटल बना के देंगे। जन औषधि केंद्र इंडिया का पहला आउटसाइड जो है वो इंडिया से बाहर अगर कोई होगा तो वो यहाँ पर जो है वो बना के देंगे। इसके अलावा हाइड्रोफिक मैफिक जो मॉरिशस के आसपास के ओशन है उसकी, वो जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोकल करेंसी में ट्रेड भी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। मॉरिशस और इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इंडियन ओशन का जो इलाका है ये, तो उसके अंदर इंडिया को अगर अपना दबदबा कायम रखना है, इंडिया को अगर अपना दबदबा कायम रखना है इस इलाके के अंदर, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम लोग हर एक के साथ में अच्छे से बना के रखें, है ना। अब हुआ क्या, पहले हमने एक इनिशिएटिव चलाया सागर नाम से, जिसमें हम लोग हमारे आसपास के जो चिपते हुए जितने भी देश हैं, जैसे श्रीलंका है या फिर आपके बांग्लादेश वगैरह, इन सबसे अच्छी मैत्री करने के लिए कोशिश करी, और वो सागर इनिशिएटिव था, है ना। लेकिन उसको फिर हमने और बड़ा किया और महासागर किया। महासागर के तहत जितने भी ग्लोबल साउथ में देश हैं, उन सब के साथ हम लोग रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत हम लोग मॉरिशस के साथ भी काम कर रहे हैं। मॉरिशस का रिसेंटली एक इशू हुआ था जहाँ पे इंडिया ने उसका बहुत सपोर्ट किया। क्या इशू था, इसमें गौर करें। देखो आप लोग पहले देखते हैं मॉरिशस कहाँ पर है। देखिए, देखो यहाँ पर ये आपको मॉरिशस दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इलाका मॉरिशस का है। अब मॉरिशस इंडिया से कितना दूर है? ये पोर्टो लुइस मॉरिशस है और ये इंडिया है, ठीक है ना। अब आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पर चीज़ क्या देखने को मिलती है कि इस इलाके के अंदर ये चीज़ सामने आती है कि इंडिया जो है, यहाँ इंडिया है, फिर ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं,
फिर ये आपके जो है वो आपके मालदीव्स हैं, फिर मालदीव्स के बाद में यहाँ पर आकर के आपके जो है वो मॉरिशस है। अब मॉरिशस और मालदीव्स के बीच में यहाँ पर जो है बेसिकली कुछ शागोज नाम के आइलैंड थे। शागोज आइलैंड बेसिकली जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे इंडिया के अंदर, और उससे पहले भी जो पोर्चुगीज आए थे, उन्होंने उसको जो है वो खोजा था, डिस्कवर किया था कि भाई यहाँ पर शागोज नाम के आइलैंड हैं, है ना, कई सारे आइलैंड्स हैं, उनका ग्रुप है। तो ये शागोज आइलैंड जो थे वो अल्टीमेटली बाद में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिए और बाद में ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थे। यहाँ तक कि मॉरिशस जब अंग्रेजों के हाथ से फ्री हुआ 65 के आसपास में, उस समय भी यहाँ पर उन्होंने यही बात कही कि भाई ये इलाका जो है वो मॉरिशस का नहीं है, ये इलाका जो है वो ब्रिटिशर्स का ही रहेगा, मॉरिशस अपना अलग देख ले। मॉरिशस ने कई बार क्लेम भी किया लेकिन उसकी बात मानी नहीं गई। अल्टीमेटली यहाँ पर यूएस के साथ मिलकर के और इस इलाके के अंदर यहाँ पर जो है वो एक डिफेंस का पूरा पोर्ट इन्होंने बना लिया और सारा का सारा काम यहाँ पर डिफेंस का वो करने लगे। ठीक है, 2015 के आसपास मॉरिशस ने जो है वो पहली बार यहाँ पर तेज गुहार लगाई, क्योंकि छोटा देश है, बड़े देशों के साथ कितना लड़ सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वहाँ पर वो जाकर के कहता है कि भाई ये मेरा इलाका है, ज़बरदस्ती ये लोग आके बैठे हैं। जैसे ये बात कही जाती है तो उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सब कागज वागज देख करके कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, और बोल देता है कि भाई ये इलाका जो है वो मॉरिशस का ही है। इसके बाद में ये देखने को मिलता है कि मॉरिशस का ये इलाका है। ये बात कहने के बावजूद भी इंग्लैंड कहता है कि ब्रिटेन कहता है कि भाई आपका यहाँ पर कोई जो लोकल स्टैंड ही नहीं है, हम लोग आर्बिट्रेशन कोर्ट की बात ही नहीं मानते। तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है मुद्दा, और फिर वो ये बात कहता है कि भाई हाँ ये इलाका जो है वो मॉरिशस का ही है। और उसके मानने के बाद में यूएन के अंदर भी बात होती है, जहाँ पर इंडिया पुरजोर सपोर्ट करता है मॉरिशस का कि ये इलाका मॉरिशस का ही है, यूके का नहीं है। ठीक है ना, और इंडिया और बाकी देशों के सपोर्ट के कारण से वहाँ पर और आईसीजे के अंदर दोनों में जो है बेसिकली ये चीज़ मान ली जाती है कि इलाका मॉरिशस का है। और अल्टीमेटली मॉरिशस से यहाँ पे पैक्ट करता है यूके, जहाँ पर अगले 99 ईयर्स के लिए ये इलाका जो है वो मॉरिशस का जो है वो रहेगा, यूके के पास में इलाका मॉरिशस का है ना, ये मान लिया गया। ज़मीन जो है वो मॉरिशस की है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लीज पर दे दी गई है अब यूके को, क्योंकि यूके और यूएस का यहाँ पे डिफेंस का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंटली देखने को मिलती है। सागर महासागर की हमने बात कर ली है, इंडियन ओशन एरिया के अंदर है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। देखो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि ये है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। अब यहाँ पर बीच में देखने को क्या मिल रहा है कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसकी विशेषता ये है कि इस बॉर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा आसपास में ट्राइब्स रहते हैं, और ट्राइब्स में गरीबी अच्छी खासी होती है। तो बहुत ज़्यादा गरीबी होने के कारण से अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है कि भारत सरकार सोचती है कि अपन क्या करें कि भी इनकी गरीबी खत्म कर सके। ऐसा क्या हो सकता है दोनों के बीच में? तो सरकारों ने दोनों साइड की ये चीज़ सोची कि क्यों ना अपन ऐसा करें कि जो हमारा बॉर्डर है, ये जो रेड लाइन है, जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के 16 किलोमीटर दोनों साइड में जो है वो हम लोगों को अलाउ करें कि वो बिना वीज़े के आ जा सकते और अपना सामान बेच सकते हैं, कर सकते हैं काम। तो बड़ा मार्केट उनको मिल जाएगा दोनों ही साइड का, तो उससे बेनिफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है 2018 में शुरू की गई, फ्री मूवमेंट रिजीम, जहाँ पे 16 किलोमीटर तक बिना वीज़ा या कोई भी चीज़ के आपको सिर्फ नॉर्मल पास दिया जाएगा जो आर्मी देगी, और उससे आप जा सकते हो, 1 हफ्ते तक रह सकते हो, है ना। मान लो इंडिया में कोई आ गया, 1 हफ्ते तक रह सकता है, अपना सामान वामान बेच करके सारा वापस जा सकता है ना, इतनी आपको लिबर्टी दी जाएगी। लेकिन होने क्या लग गया कि इससे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, इससे ड्रग स्मगलर्स भी आ गए, इससे सेपरेटिस्ट भी आ गए, इसके कई लोग वापस ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के कारण से सरकार को लगने लगा कि यार हमने तो अच्छा काम करने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन हवन करते हुए हमारे हाथ जल गया। तो ऐसा यहाँ पर सरकार अब ये सोच रही है कि ये जो खेल है इसको हम बंद करेंगे, है ना। ये चीज़ ठीक नहीं है, वास्तव में इससे जो है वो गलत लोग अंदर आ रहे हैं देश के, जो कि हमें नहीं लाने हैं। तो फ्री मूवमेंट रिजिम को बंद किया जा रहा है। अब इंडिया और म्यांमार के बीच के संबंध की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के बीच के संबंध लगभग अच्छे और काफ़ी शानदार थे, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि रिसेंटली जो है वो 2021 के बाद में यहाँ पर मिलिट्री कूप हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ की जो आंग सांग सूकी नाम की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर वॉयलेंस चल रहा है, सिविलियन वॉर चल रहा है, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी लाओ, लेकिन यहाँ की आर्मी कह रही है कि नहीं हम ही रूल करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है यहाँ की जो आर्मी है वो इस इलाके के अंदर जो राखीन स्टेट है, यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों को मार रही है बुरी तरीके से। रोहिंग्याज आपने नाम सुना होगा, और इसलिए रोहिंग्याज या तो बांग्लादेश में आने की कोशिश कर रहे हैं या इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी रोहिंग्या को नहीं लूँगा अपने अंदर। तो ऐसे में सारे जो है वो बांग्लादेश आ रहे हैं। बांग्लादेश में आपने जैसे पिछली क्लास में उसमें पढ़ाई है कि कॉक्स बाज़ार और बशर चार नाम का जो आइलैंड है वहाँ पर बेसिकली ये सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और इंडिया और म्यांमार के बीच में इस तरह की चीज़ें चल रही थी।
अब दूसरी चीज़ ये भी चीज़ सामने आती है कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर जो है दोनों के बीच में चल रहे हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। ये क्या है? वेस्ट बंगाल से अगर आपको मिजोरम जाना है तो आपको पहले बहुत ज़्यादा घूम करके और फिर ऐसे जाना पड़ता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब तरीका ये हो गया कि म्यांमार जो है उससे हमने बात कर ली, तो यहाँ तक हम लोग शिप से चले जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे जो सिटवी जो है उसको वहाँ तक रुक जाएंगे, और सिटवी के अंदर यहाँ पर जो नदी है कालाधान, वहाँ से हम लोग जो है मिजोरम चले जाएंगे। तो बहुत छोटा पड़ेगा और बहुत आराम से जो है वो पहुँच पाएंगे। इस चीज़ के लिए कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो बन करके लगभग तैयार हो चुका है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या चल रही है? ट्राइलेटरल हाईवे चल रहा है। कहाँ से? आपके मणिपुर के अंदर, यहाँ से लेकर के म्यांमार को क्रॉस करके थाईलैंड के अंदर माओ सेटो नाम की जगह है, वहाँ तक तो ट्राइलेटर हाईवे बन रहा है ताकि थाईलैंड तक हम लोग ट्रेड कर सकें और वो भी उसके अंदर कोई भी तरह की दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो दोनों देशों के बीच में देखने को, ठीक है। तो आंग सान सू की थी 2010 में, ये जेल से बाहर आई थी, चुनाव लड़ी, चुनाव लड़के वापस से ये लीड में आती है और अल्टीमेटली 2021 में इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है कि भाई आपका यहाँ पे खेल नहीं चलेगा, ठीक है। आधार एस 12 डॉक्यूमेंट फॉर वोटर रिवीजन। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि SIT स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पे सरकार कर रही है। इसका मतलब क्या है? SIT का मतलब ये है कि एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर जो देश है उसके अंदर कोई ऐसे लोग जो कि फर्जी वोटिंग करते हैं, या ऐसे लोग जो कि मर चुके हैं लेकिन वोटर लिस्ट में आज भी उनका नाम है, और शायद उनकी तरफ से कोई और हर बार वोटिंग कर देता है जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, या कुछ ऐसे लोग जिनका गलती से नाम आ गया है, या फिर ऐसे लोग जो कि नए वोटर बन चुके हैं लेकिन नाम नहीं आए हैं। तो इन सभी कामों के लिए सरकार क्या करती है? SIT करती है, जहाँ पर सरकार जो है वो ये देखती है कि भाई रिवीजन करती है कि भाई हमारे जो अकाउंट्स बने हुए हैं, जो लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में, वो सही है या नहीं है। तो ये चीज़ SIT जो है ये यहाँ पर होने की यहाँ पर बात की जाती है। और ये जो SIT है इसके तहत यहाँ बिहार में SIT करवाई जा रही है, जहाँ पर जो है वो यहाँ की जो सरकार है वो इस SIT के तहत ये सारा का सारा काम करेगी। और अब लोगों का ये कहना है कि सरकार वास्तव में ये अपने स्वार्थ से कर रही है और इलेक्शन कमीशन के सहारे कर रही है, जहाँ पर जितने भी बीजेपी के अगेंस्ट के एरिया होंगे वहाँ पर SIT के तहत जो लोग हैं उनका नाम काट दिया जाएगा ताकि बीजेपी के अगेंस्ट में वोट ना हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण से ये जो रिविजन है पूरा का पूरा ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क में आ चुका है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ गई है कि ये पूछने के लिए कि भाई इसके अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट आधार को भी माना जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आधार को आप मान लो। हालांकि सोचने की बात ये है कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। SIT करवाने के लिए आधार कार्ड अलाउड है, और SIT से आप क्या बनते हो? वोटर बनते हो। और वोट कौन दे सकता है? जो सिटीजन है। लेकिन आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये अपने आप में एक एनॉमली बना रही है कि भाई चीज़ है क्या। अगर वो सिटीजनशिप का एक चार्टर नहीं है, अगर सिटीजनशिप का अगर वो एक प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में आप सिटीजनशिप के ऊपर ही जो काम होते हैं वो आधार के बेस पे कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू जो केस है उसके अंदर स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि भाई ECI की गाइडलाइन जो है वो इलेक्टोरल रोल्स को डिलीट करने के अंदर यहाँ पर कोशिश कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड कब आया था? तो 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। 2009 के अंदर आधार को पहली बार लाया गया, 10 में UIDAI को बनाया गया, और 16 के अंदर यहाँ पर इसका एक्ट पास किया गया। इसको लीगल स्टैट्यूटरी जो है वो अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है ना। और उसके बाद से आधार जो है वो इंडिया में काम कर रहा है। आधार को इतना पहले तवज्जो दिया नहीं जा सकता रहा था, यहाँ तक कि मोदी जब 2014 में आए थे तो उनकी इच्छा थी कि भाई आधार बंद कर दो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंदन नीलेकानी जो कि इंडिया में आधार का बेस जिन्होंने बनाया था, जो कि आपके इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, नंदन नीलेकानी ने यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोला कि सर आप मेरे को सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, और उसके बाद में अगर आपको जचे कि भाई नहीं इसको ख़त्म ही करना तो आप कर देना, आपके हाथ में सब कुछ वैसे भी। तो वहाँ पर उन्होंने जो आधे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी उन्होंने बात करी और जो प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ के ऊपर राजी हुए कि नहीं होना चाहिए आधार कार्ड, और उसके बाद में सब जगह पे आधार कार्ड काम आ रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जजमेंट एक कॉर्नर स्टोर है प्लेनेटरी पावर्स ऑफ सीसीआई को बताने के लिए, जहाँ पर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रल इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो क्या लॉ रहेगा, कैसे रूल होंगे, इसके अंदर बताने के लिए इलेक्शन कमीशन ही लास्ट अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए, हर दूसरी बात पर संदेह करना ठीक नहीं माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन की पावर कहाँ कहाँ पर इस तरह की चीज़ें करने के लिए, एसआईटी वगैरह के लिए, तो आप देखोगे कि भी सेक्शन 21(3) आरपीए एक्ट भी इनको पावर देता है, 324 आर्टिकल, 325 आर्टिकल भी पावर देता है कि वो इस तरह का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के रिवीजन होता है, ये भी ध्यान रखें। इंटेंसिव रिवीजन होता है, एक एक चीज़ व्यक्ति को देखा जाता है। समरी रिवीजन होता है, रूटीनली एनुअल अपडेटिंग की जाती है कि भाई कोई भी किसी का नाम जोड़ना है, वो 18 साल से ऊपर हो गया तो उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। और स्पेशल रिवीजन होता है जहाँ पर लार्ज स्केल बड़े बड़े एरर्स अगर हो चुके हैं, करोड़ों लोग जो है वो आपने ऐसे डाल दिए जो कि है ही नहीं, कहीं और के लोग यहाँ डाल दिए, तो फिर स्पेशल रिवीजन उसमें देखने को मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन इससे ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी देश, जितने भी भारत के अंदर जो चुनाव हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के और जो सेंटर के हैं वो सब साथ में हो, उसको वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। सरकार रिसेंटली इसके लिए जो है वो प्रस्ताव लाई है, लेकिन उसका ज़्यादा सपोर्ट बाकी एरियाज में मिलेगा तब जाके वो चीज़ हो पाएगी। अभी तक आज की डेट में वो चीज़ हुई नहीं है। पीस पैक्ट विद कुकी जू ग्रुप्स इन मणिपुर। देखो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये मणिपुर है, मणिपुर का अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि मणिपुर जो है उसके अंदर ज्योग्राफी के कारण से लड़ाई है। क्यों है लड़ाई? देखो ये है मणिपुर, मणिपुर 90% पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है पूरे इलाके के अंदर। और पहाड़ी इलाके के अंदर होने का अल्टीमेटली इफेक्ट ये है कि बीच में छोटा सा जो इलाका है, ये इलाका जो है वो प्लेन इलाका है, बाकी आसपास सारे पहाड़ है। जो प्लेन्स हैं उनके अंदर मेटीज नाम के लोग रहते हैं, मेटीज नाम के लोग रहते हैं। और जो पहाड़ी इलाका है या आसपास का जितना पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कुकी, नागा, जू ऐसे ट्राइब्स रहते हैं। ये ट्राइब्स ऑब्वियसली गरीब है क्योंकि पहाड़ में जीवन मुश्किल होता है। और जो मेटीज हैं वो रईस है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, वो इकोनॉमिकली पावरफुल है, पॉलिटिकली भी पावरफुल है, सोशली भी पावरफुल है, भारत सरकार से संबंध भी अच्छे हैं। यहाँ तक कि जो सरकार यहाँ पे बनी हुई थी बीरेन्द्र सिंह जी की, वो भी मेटी थे। और लेजिस्लेटिव असेंबली में लगभग 90% जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेटीज़ का है। तो यहाँ पर मेटीज़ का दबदबा है पूरे में। और ये जो लोग हैं कुकी और नागा, ये पहाड़ों में रहते हैं और ये काफ़ी गरीबी के साथ जीवन जी रहे हैं। इनके पास सुख नाम की एक ही चीज़ है कि इनके पास एसटी का स्टेटस है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस है, और मेटीज़ के पास वो स्टेटस नहीं है। तो उसका बेनिफिट क्या? तो उसका बेनिफिट ये है कि इस इलाके के अंदर और पूरे भारत के अंदर ये नियम है कि एसटी की ज़मीन एसटी ही खरीद सकता है, एसटी की ज़मीन ओबीसी या जनरल वाला पर्सन नहीं खरीद सकता। तो इस कारण से इस पूरे इलाके के अंदर निश्चिंत है कुकी और नागा कि भाई उनकी ज़मीन उन्हीं की रहेगी, मेटीज़ उनके ऊपर अधिकार नहीं कर पाएंगे। अब रिसेंटली क्या होता है, पिछले साल यहाँ पर जो मेटीज़ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है और ये कहना चाहती है भारत सरकार को कि भाई आप जो है वो मेटीज़ को एसटी का स्टेटस दे दो। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं तो उसके बाद में बहुत वायलेंस खड़ा हो जाता है। ये लोग वायलेंस करते हैं कि भाई एक ही तो सुख है हमारे पास और वो भी आप हमसे ले लोगे। तो इतना भयंकर यहाँ पे लड़ाई होती है कि अल्टीमेटली आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली जाती है, क्योंकि सरकार भी मेटीज़ की है तो सरकार यहाँ पर मारने की कोशिश करती है इन लोगों को। और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ जाती है कि इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पे इसकी बात चल जाती है, जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यूएन तक के अंदर बात हो जाती है, क्योंकि मेटीज़ के कई सारे लोग जो है वो जंगलों में घुस करके कुकी नागा की जो विमेन है उनको नेक्ड मार्च करवाते हैं। और उसके बाद जब इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल होते हैं तो पूरी दुनिया से बैकलैश इंडिया की तरफ आने लगता है और इंडिया यहाँ पर प्रॉम्प्ट खबर जो है वो कोशिश करती है। और उसके बाद में सरकार यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती है। फरवरी से लेकर लगभग यहाँ पे अभी तक प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है। जुलाई में, अगस्त में उसको वापस से जो है वो रिन्यू कर दिया गया था। के बाद से सरकार बातचीत करने की कोशिश कर रही है, एसओओ है ना। एसओओ बेसिकली एक पॉलिटिकल डायलॉग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी यहाँ के जो ग्रुप्स हैं उन सबको मिला करके उनसे बातचीत की जाती है कि भाई कैसे चीज़ें सॉल्व की जा सके, कैसे वायलेंस कम किया जा सके। तो रिसेंटली यही चीज़ की बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर
की गई है, जिसके अंदर जो है वो कुकी और जू का जो है जितने भी लोग हैं इनसे पीस पैक्ट करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सबके अंदर आपस की लड़ाइयाँ हैं। इनका मानना है कि भी सरकार हमारे साथ विरोध कर रही है, गलत कर रही है, और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। नया जो रिवाइज्ड एसओ पैक जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, उसके तहत सरकार क्या दे रही है, सरकार कह रही है कि आपको आपके पूरे कैडर को, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको कह रही है कि आपका जो कैडर है उनको वेरीफाई किया जाएगा, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे, तो आपको एक आइडेंटिटी दी जाएगी अपनी। दूसरा, आपकी कैंप और आपके वेपन्स आप रख सकते हो, लेकिन आपके वेपन्स आपके पास नहीं रहेंगे, सीआरपीएफ का पास में जो भी हेडक्वार्टर्स होगा वहां पर आपके वेपन्स रख दिए जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोविजन है, आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, सरकार आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड करेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सिक्योरिटी भी देगी, और इसके अलावा इंसर्जेंट ग्रुप जितने भी हैं उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा वायलेंस, कुकी और जूमी के बीच में भी वायलेंस हुए हैं, इनका आपस में भी लड़ाई चलती है। जैसे नागा ट्राइब्स, नागालैंड जैसे के ऊपर है, और नागालैंड जो है वो कहता है कि ग्रेट नागालिम होना चाहिए। इसका मतलब नागालैंड के साथ में ही आसपास के जितने स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का, काफ़ी हिस्सा आसाम का और म्यांमार का इलाका, वो सब मिला करके ग्रेटर नागालैंड बनना चाहिए, है ना। तो उनका बाकियों से लड़ाई चलती रहती है, तो यही नागा और कुकी के बीच में क्लैशेज होते रहते हैं ज़मीन को लेकर के। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिए गए 1950 से लेकर 1993 तक के बारे में बताया गया है। एक जो बड़ी चीज़ है वहाँ पे वो आफ्सपा है। आफ्सपा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर नॉर्मल प्रशासन नहीं चल सकता, तो उस इलाके के अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है, आफ्सपा को लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर नॉर्मली जो है वो पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है ना, यानी कि लोगों के पास में AK-47 है और लोग हर एक को मारते फिर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस को हटा करके, नॉर्मल आईएएस ऑफिसर्स को हटा करके और आर्मी को कहा जाता है कि भी आप टेक ओवर कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देखो, बाकी सब भी आप ही देखो, पुलिस की जगह भी आप ही आ जाओ, है ना। तो ये चीज़ की जाती है, इसको आफ्सपा कहते हैं, आर्म फोर्सेस का स्पेशल पावर दी जाती है। ये बेसिकली लॉ जो बना गया है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट माना जाता है। जो रेड्डी कमीशन बैठी थी उन्होंने कहा था कि भी इसको हटा देना चाहिए, चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि ये नेसेसरी एविल है, हम भी नहीं चाहते लेकिन क्या करें, हमको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये इलाके ही ऐसे हैं, है ना। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि आर्मी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा करके कई इलाकों के अंदर आर्मी के जो लोग हैं वो मास रेप्स करते हैं औरतों का, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जो सारा सिस्टम है वो इन्हीं के यही देख रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा, कौन जाएगा। तो इस कारण से भी यहाँ पर काफ़ी विरोध देखने को मिलता है। कई इलाकों में तो कई विमेंस ने जो है वो नेक्ड यहाँ पर जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स के सामने प्रदर्शन किया कि आप जो है वो हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, जो गलत है। ठीक है ना, तो इसलिए आफ्सपा का विरोध किया जाता है और ये चीज़ यहाँ सामने आती है। सीपी राधाकृष्णन 15th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके अंदर याद करने की चीज़ें, समझाने की चीज़ें हैं नहीं, ठीक है ना। कौन इनके सामने खड़ा हुआ, बी सुदर्शन रेड्डी, 300 वोट्स उनको मिले। इनको कितने मिले, 452 मिले। इनकी विशेषता क्या है कि थर्ड लीडर है तमिलनाडु से जिनको वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली है। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फिर आर वेंकटरमन थे। 7th है साउथ सदर्न स्टेट से, ठीक है ना। तो गवर्नर रह चुके हैं पहले झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के। इसके अलावा सेकेंड टर्म है लोकसभा के कोयम्बटूर से, सेकेंड टर्म इनका चल रहा है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकेंड हाईएस्ट अथॉरिटी है। इलेक्शन कैसे होता है, तो दोनों हाउसेज यहाँ पर जो है बेसिकली इलेक्ट होता है मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज से, जो कि दोनों हाउसेज के होते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पर जो चीज़ें होती है। ऑफिस की कंडीशन क्या है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी एक्स ऑफिशियो होंगे, प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पर भी जाएंगे। और उसकी जगह रिमूवल का प्रोसेस क्या है, कोई ग्राउंड नहीं दे रखे कि भाई किस बिना पर उनको हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का अगर प्रोसेस शुरू करना है तो राज्यसभा में शुरू होगा। अगर राज्यसभा के अंदर एक स्पेशल मेजोरिटी पास कर दी जाए और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती है तो इनको इम्पीच कर दिया जाएगा। आज तक किसी को इम्पीच नहीं किया गया है। सैलरी 5-4 लाख रुपए महीना होती है। और ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट रहे, या ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट जो गवर्नर रहे, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। देखो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली क्या है, इसको गौर करें। वक्फ बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, मुस्लिम्स के अंदर बेसिकली ये माना जाता है कि अगर आप जो है वो चैरिटी करना चाह रहे हैं तो चैरिटी के लिए आप वक्फ को पैसा दे सकते हैं। वक्फ बेसिकली एक बोर्ड है, और ये जो वक्फ है ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी कोई व्यक्ति दान करता है ना, जैसे चाहे वो ज़मीन दान करे, चाहे पैसा दान करे, चाहे वो रिन्यूएबल कोई चीज़ दान करे, कुछ भी दान करता है, तो वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो वक्फ के पास होती है और वक्फ अपने आप उसको काम में ले सकता है। अब वक्फ के साथ दिक्कत ये है कि भाई इतनी ज़मीनें हैं वक्फ के पास में, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन रेलवेज़ के पास जो ज़मीनें हैं अगर उसको हम छोड़ दें, यानी कि इंडियन रेलवेज़ और एक और इंस्टीट्यूट है, अगर उनको हम लोग छोड़ दें
तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर किसी के पास है तो वो वफ़ के पास में, इतनी ज़मीनें हैं वफ़ के पास। लेकिन अब पॉइंट ये है कि भाई इतनी सारी ज़मीन वफ़ के पास है, लेकिन इतना पैसा वफ़ के पास है, लेकिन इसमें कौन इस पैसे को रेगुलेट कर रहा है, इसका कोई ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे सरकार को बहुत लगा कि भाई इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है अगर, तो ऐसे में उसको जो है वो पारदर्शिता लानी चाहिए। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर क्या किया, और भी कई सारे इश्यूज़ थे वक्त के साथ, जैसे वफ़ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई लैंड पर ये इशू है कि भाई वफ़ का ये लैंड है या नहीं है, तो ऐसे में वफ़ ही बताएगा कि वो ज़मीन उसकी है किसी और की है, यानी कि अपने केस में खुद ही जज है वफ़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड थी, और इसलिए यहाँ पे सरकार ने वफ़ एक्ट लेकर के आया। इससे पहले भी जो है वो सरकार ने वफ़ को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी कोशिशें करी। जैसे सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1930 में मुसलमान वफ़ एक्ट जो है वो लेकर के आए थे। उसके बाद में 1954 के अंदर वफ़ काउंसिल हमने बनाई, और 1995 के अंदर वफ़ के ट्राइब्यूनल्स बनाए। उसको बेसिकली सिस्टमेटिक करने की कोशिश हमने करी है। सेंट्रल वफ़ काउंसिल को हेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ वफ़ जो है वो उसको लीड करेगा। इस बार जो नए प्रोविज़न डाले गए हैं सरकार ने वो, दूसरा ये है कि स्टेट के वफ़ के बोर्ड भी बनाए जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे जो कि तय करेंगे कि भाई अगर कोई ज़मीन में डिस्प्यूट है तो वो किसकी ज़मीन है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो वफ़ का बोर्ड है उसके अंदर भी नॉन मुस्लिम लोगों को डाला जाएगा, और सरकार की तरफ से भी लोग डाले जाएंगे, ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रह सके। ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसके ये जो अमेंडमेंट करे उसके ऊपर हाँ बोल दिया है, लेकिन कुछ एक शर्तें रखी है, कुछ एक चीज़ें चेंज करी है। क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले रिलीजियस प्रैक्टिस का एक क्लॉज था कि भाई 5 साल तक अगर कोई इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है तभी हम मानेंगे कि भाई वो वफ़ का मेंबर बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत सब्जेक्टिव बात होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि 5 साल हुए या नहीं हुए, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। दूसरी चीज़ क्या है, कलेक्टर की अथॉरिटी वफ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर थी कि भाई अब सरकार ने ये नियम कर दिया था कि भाई अगर वफ़ के ऊपर कोई डिस्प्यूट होगा तो कलेक्टर ये बात बताएगा कि भाई ये ज़मीन वफ़ की है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कलेक्टर का डिसीजन भी बायस हो सकता है, तो इसलिए कलेक्टर के साथ में लास्ट में ट्राइब्यूनल्स जब बताएंगे तब वहाँ पर जो है तय किया जाएगा कि वास्तव में ज़मीन किसकी है। ठीक है, तो ये एक चेंज किया है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन वफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो पहले था कि भाई 12 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में अब इसको चेंज करके सरकार को 4 कर दिया गया है कि 4 जो है वो हो सकते हैं मेंबर, और स्टेट काउंसिल में 3 मेंबर हो सकते हैं। मेंबर कम कर दिए गए हैं जो कि बाहर के हैं। वफ़ बाय यूज़र वाली जो चीज़ है, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि भाई वफ़ बाय यूज़र डिलीट कर दिया गया, यानी कि अगर कोई ज़मीन पे वफ़ है और वो काम है, कायम है वो, और वहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसे में ज़मीन वफ़ की मानी जाए, ये भी नियम था। तो इस नियम को यहाँ पर 2025 के एक्ट से डिलीट कर दिया गया, भाई वफ़ बाय यूज़र नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, इसको आप अभी तो डिलीट कर दो, लेकिन अप्रैल 2025 से पहले जो वफ़ बाय यूज़र हो चुकी है उसको यथावत रखा जाएगा, उसको वैसा ही रखा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनको प्रोटेक्ट करना है और वफ़ वहाँ पर ज़्यादा क्लेम्स ना कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। पीएम मत्स्य संपदा योजना याद करने की चीज़ें हैं प्योरली, ताकि जो मछलियाँ हैं उनको आप कह सकते हो कि उसकी ग्रोथ बढ़ सके, है ना। इंडिया में क्या होता है, इनलैंड फिशरीज होती है 60%, और 60 से 70% लगभग, और जो कोस्टल फिशरीज है यानी समुद्र से जो मछली निकाली जाती है वो 30% ही है। इनलैंड फिशरीज मतलब आपने खेत के अंदर ही खड्डा खोद करके और उसके अंदर जो है वो मछलियों को करते हो, या फिर लेक से करते हो या पॉन्ड से करते हो, तो वो इनलैंड मान जाती है। तो मेजरली इंडिया में इनलैंड है, तो इनलैंड को कैसे बढ़ाया जा सके, तो सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करती है कोल्ड स्टोरेज वगैरह। सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करती है आपके पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें मत्स्य सेतु ऐप है, रंगीन मछली ऐप है, जिसके तहत जो है वो आप उनका दाना पानी सब मंगवा सकते हो ऑनलाइन ही, फ्लिपकार्ट की तरह आ जाता है ना। और उसको जो है वो आगे से आगे बढ़ा सकते हो। तो उसको कई साल हो गए, 5 साल के लिए इन्होंने काम किया, और 5 साल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर इनको लोन भी दिया जाता है कि भैया आप ये सारा काम करना चाहो तो, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि पीस क्लॉज काफ़ी क्वेश्चन मार्क रहता है इसमें। इसमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जितने भी देश हैं उनको ये कहा जाता है कि भाई आप लोग जो है वो इक्वालिटी रखें, आप लोग बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ मत दो अपने लोगों को, वरना अगर आप ज़्यादा सब्सिडीज़ दोगे तो वो चीज़ें सस्ती बेचेंगे और पूरा इंटरनेशनल मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसा WTO कहता है ना। तो सभी देशों ने माना कि भाई ये बात तो सही है कि भाई बहुत ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो अल्टीमेटली जो चीज़ 100 रुपये में बिक रही है तो वो किसान तो कह देगा भाई मैं तो 50 में बेच दूंगा, मेरी तो लागत ही क्या लगी, सरकार ने सारी सब्सिडी दी है। तो ऐसी सिचुएशन के कारण से यहाँ पे सरकार कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम लोग सब्सिडीज खत्म कर देंगे तो हमारे तो किसान जो है वो इतना ज़्यादा सस्ता पहली बात तो बेचेंगे नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो किसान है वो गरीब बहुत हैं। हमारे अमेरिका वाले किसान नहीं है कि भाई सब्सिडी दी तो भी ठीक है, नहीं दी तो भी ठीक है। हमारे किसान जो है वो हैंड टू माउथ है,
गरीबी की रेखा के आसपास रहते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ के कारण से यहाँ पर एक पीस क्लॉज डाला गया कि भाई ठीक है, अगर आपकी ये दिक्कत है तो 10% तक आप सब्सिडी दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप मत देना। तो ये जो पीस क्लॉज है उसको इंडिया खूब काम में लेता है। अब जब आप पीस क्लॉज के अंदर जो 10% है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडी आप दे रहे हैं, जैसे कि पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है मार्केट, तो ऐसे में वो जो सब्सिडी है वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी कही जाती है, बड़ी मुश्किल सब्सिडी है। और आप जो है वो ज़्यादा यहाँ पर जो सब्सिडी दे रहे हो, पूरा मार्केट डिस्टॉर्ट कर रहे हो, तो ऐसे में वो एम्बर बॉक्स यहाँ पर जो है वो कहलाएगी। ब्लू बॉक्स का मतलब ये है कि ऐसी सब्सिडीज हैं जो कि मार्केट डिस्टॉर्ट तो कर रही है, लेकिन इसलिए दी जा रही है क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन, जैसे मान लो कोविड आ गया है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी ज़्यादा दे दी सरकार ने कि भाई 50% सब्सिडी, ठीक है ना, लेकिन वो टाइम पीरियड के लिए ही है, फिर खत्म हो जाएगी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मतलब ऐसी सब्सिडी है जो कि बहुत मिनिमल है, बहुत छोटी है, और उससे कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल अप्रूव नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। जीएसटी बेसिकली क्या है, हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। इंडिया के अंदर पहले बहुत सारे तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन बाद में उन सबको मर्ज करके हमने एक तरह का टैक्स कर दिया, वो था जीएसटी, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स वगैरह तो अलग चलते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो इसके अंदर जो आपके सेल्स टैक्स है ना, या आपके वैट था, उन सबको हटा करके आपने जीएसटी लिया है। अब जीएसटी में भी क्या था, बहुत सारी स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28%। तो सरकार ने उन सबको हटा के क्या कर दिया, सरकार ने सिर्फ यहाँ पर जो है वो 5% और आपके 18%, ये दो ही तरह के यहाँ पे स्लैब्स रखे, बाकी स्लैब्स हटा दिए। 12 वालों को 8 में शिफ्ट कर दिया, 28 वालों को 18 में शिफ्ट कर दिया, और बाकी स्लैब्स हटा दिए, तो दो ही स्लैब रख दिए। इसके अलावा कई सारे ऐसी चीज़ें जो कि बेसिक ह्यूमन नीड की है, उनको 0% के स्लैब में डाल दिया, 0% में डाल दिया, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है ना। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, या फिर जो है वो आपके बेसिक्स जो जीवन के हैं, वो उनको यहाँ पर जो है वो फ्री कर दिया गया। तो ये नए रिफॉर्म्स हैं जो कि आपके जो है वो जीएसटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। 5% जीएसटी टॉयलेटरीज, मेडिसिन, बाइसाइकिल्स वगैरह पर है। 0 जीएसटी मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा पर है। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, स्मॉल कार वगैरह के ऊपर 28% से 18 कर दिया, यानी कि अगर कोई मान लो जैसे धनतेरस है, तो उसको लोग, मान लो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कार खरीदूं, है ना, तो कार मान लो 10 लाख की है, तो 10 लाख की कार के ऊपर पहले 2,80,000 रुपये टैक्स लगता है आपका 28%, लेकिन अब कितना लगेगा, 1,80,000, है ना। तो 1 लाख रुपए का फायदा होगा अगर कोई कार खरीदेगा। तो ये सरकार कहना चाह रही है कि भाई हमने खूब यहाँ पर चेंजेस किए हैं। दूसरा, सरकार का जो कलेक्शन है ग्रॉस, वो भी काफ़ी बड़ा है। 2020-21 में 11 लाख करोड़ ही था, लेकिन आज की डेट में 22 लाख करोड़ यहाँ पर जो है वो सरकार का टैक्स है। तो लगभग यहाँ पे डबल हो चुका है 5 साल में जीएसटी का कलेक्शन भी, इतना शानदार जीएसटी चल रहा है। जीएसटी आया कब था, 2017 में आया, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसने क्या किया, अमेंड 279A नाम का एक आर्टिकल डाला, जिसके तहत जो है वो जीएसटी काउंसिल बनी। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, तो सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स होते हैं। इनकी पावर कितनी होती है, वो कोई वोट करने के लिए, तो 2/3 पावर है स्टेट्स के पास में मिला करके, और 1/3 पावर अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए, कोई भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए आपको यहाँ पर 3/4 पावर चाहिए, 3/4 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 75% चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ना ही सेंटर अकेला कोई काम कर सकता है, और ना ही स्टेट सारे मिलकर के अकेले कोई काम कर सकते हैं। दोनों साथ में मिलेंगे, या फिर कुछ स्टेट और सेंटर मिलेंगे, तभी यहाँ पर वोटिंग हो पाएगी, ठीक है ना। तो लिटरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक लिटरल वीटो है कि वो अकेली जो है वो यहाँ पर इतना पावर रखती है कि सारे स्टेट साथ में भी हो जाए तो भी जीएसटी का कोई रिफॉर्म यहाँ पर पास नहीं करवाया जा सकता। फाइनेंस कमीशन की भी यहाँ पे बात है। फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या होती है, आर्टिकल 280 ये कहता है कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे किस तरह से बांटे जाएंगे, किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाए। भाई गोवा इतना सा है, राजस्थान बहुत बड़ा है, यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सिक्किम में एकदम थोड़ी सी है, तो सबको बराबर पैसे तो नहीं बांट सकते। तो किसको कितने पैसे बांटे जाएंगे, उस चीज़ के लिए फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनती है, जो कि देश की परिस्थितियों को देखते हुए, देश की सिचुएशन को देखते हुए और पैसे बांटती, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जैसे 16th फाइनेंस कमीशन है, जो कि अरविंद पनगड़िया उसको हेड कर रहे हैं, तो ये भारत सरकार को रिकमेंड करेगी कि भाई क्या चीज़ कैसे बांटनी है, आप बता दो, ठीक है। तो सरकार की वो जो रिकमेंडेशन है उसके बेस पे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बेस पर यहाँ पर काम किया जाता है। ये है कि इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, सरकार चाहे तो उसको माने, सरकार नहीं माने तो भी चलता है, लेकिन नॉर्मल सरकार मानती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास होनी चाहिए इसका विरोध करने के लिए, या फिर इसके अगेंस्ट में आपके काम करने के लिए, ठीक है। ये अरविंद पनगड़िया, इनके नाम से जो है बेसिकली अभी नई फाइनेंस कमीशन जो है 16th चल रही है। एससीओ की रिसेंट हेड ऑफ स्टेट समिट हुई, कहाँ हुई, तेंजियान के अंदर, जो कि चाइना में है। आपको पता होगा मोदी जी और जो जी जिनपिंग है,
और उनके साथ में जो रशियन व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने बड़े ही प्रेम से वहाँ पे बातचीत करी, जो कि अमेरिका की आंखों में बहुत खटा था। तो वो जो मीटिंग थी वो एससीओ की ये वाली मीटिंग थी। इससे पहले मोदी जी जापान गए थे, ठीक है ना। तो जापान से सीधे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये मीटिंग करते हैं। मीटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती है, 10 ईयर्स की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और उसके अलावा इंडिया यहाँ पर जो है वो प्रपोज करता है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जो कि सोवरेन इक्वालिटी को यहाँ पर रखेगा। बेसिकली इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट में काफ़ी कोशिशें करता है कि जो इंडिया के साथ हुआ, जो पहलगाम वगैरह का अटैक हुआ, ऐसा अटैक बाकी देशों को देखने को ना मिले, इसलिए इंडिया ये कोशिश करता है। एससीओ ग्रांट करता है ऑब्जर्वर स्टेटस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को भी, और एससीओ एनर्जी कोऑपरेशन भी आगे चलाया जाता है। चाइना इसके अंदर क्या करता है, चाइना इसके अंदर कई सारी चीज़ें करता है, जैसे 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम देता है। इसके अलावा एससीओ डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर जो है वो प्रपोज करता है कि भाई इसको भी बनाया जाए, ताकि इसका जो है वो इफेक्ट कई जगह पर देखने को मिले। 1.4 बिलियन के लोन प्रोवाइड करता है अगले 3 साल के लिए काफ़ी सारे देशों को, और एससीओ मेंबर्स को एक्सेस देता है वीडियो सैटेलाइट सिस्टम से, चाइना का जो जीपीएस सिस्टम है, ठीक है ना। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में एससीओ के अंदर ऑब्जर्वर स्टेट्स को और डायलॉग पार्टनर्स को मर्ज करने की बात की जाती है, जिसके अंदर जो है वो लाओस को पार्टनर का स्टेटस दिया जाता है। इसलिए टोटल 27 का यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, जिसके अंदर 10 मेंबर स्टेट हैं और इंडिया के साथ में और इसके अलावा 17 अलग पार्टनर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया को कब जोड़ा गया, तो 2017 में पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया था। इससे पहले क्या था, इससे पहले सिर्फ एससीओ था, और वो एससीओ कब बना, 2001 में बना। उससे पहले क्या था, तो शंघाई 5 था, वो कब बना, 1996 में बना, इसमें 5 स्टेट्स थे। एससीओ की कल्चर और टूरिज्म कैपिटल कौन सी है, तो 2022-23 में इंडियन रखी गई थी, जो कि वाराणसी थी। ये एससीओ के देश हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के आसपास जितने देश हैं वो सारे इसमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सारा कुछ याद करने का है, इसमें ऑब्वियसली बताने की चीज़ें नहीं है। इवन देन विपो इसको निकालता है, 2007 में पहली बार इसको निकाला गया था। टॉप परफॉर्मेंस स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर साउथ कोरिया और सिंगापुर है। चाइना टॉप 10 के अंदर आ चुका है। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार निकली है, 48 थी 2020 में, अभी आते आते 38 आ चुकी है, उससे पहले 39 थी पिछले साल, ठीक है ना। वियतनाम और इंडिया का लॉन्गेस्ट यहाँ पर ओवर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 15 साल से हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया नॉलेज और टेक्नोलॉजी है, और मार्केट का सफेस्टिकेशन है। वीक एरिया बिजनेस सफेस्टिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। पेटेंट ये ध्यान रखें, पेटेंट और कॉपीराइट में क्या फ़र्क होता है। पेटेंट बेसिकली कोई अगर टेक्नोलॉजी आप बनाते हो तो उसका पेटेंट होता है, और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, तो उसको क्या मिलेगा, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कोई किताब लिखी है, अगर आपने कोई जो है वो आर्टिस्टिक कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है, तो उसका आपको क्या मिलेगा, तो कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है ना। तो कॉपीराइट और पेटेंट में ये फ़र्क है। कॉपीराइट आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए होता है, और पेटेंट जो है वो ऐसी कोई मशीन बनाते हो आप अलग से, जो कि एकदम अलग ही कुछ काम करती है, उसके लिए होता है, ठीक है ना। तो ये पेटेंट्स है। पेटेंट इंडिया में कौन देता है, तो पेटेंट बेसिकली जो है पेटेंट अथॉरिटी है इंडिया की, वो देती है, और 20 ईयर्स के लिए पेटेंट जो है वो रहता है। पेटेंट्स एक्ट 1970 के हिसाब से काम करता है। जीआई टैग का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ जो कि स्पेसिफिकली किसी इलाके के लिए मशहूर है ना, जैसे बीकानेरी भुजिया, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली उस इलाके के लिए मशहूर है, तो और कोई उस टैग को काम में ना ले, सिर्फ वहाँ की दुकानें ही उसको काम में ले सकती है, इसको जीआई टैग कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे काई चटनी है, उड़ीसा में काई चटनी है, जो कि लाल चटनियों को मार करके और फिर उससे वो चटनी बनाई जाती है, तो वो वहाँ के लिए ही उसका जीआई टैग है, और कोई मार करके उस नाम से नहीं बेच सकता। बेच तो सकता है, लेकिन उस नाम से आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। इंडिया जापान की समिट हुई, जहाँ पर क्या चीज़ें हुई है, जापान ने प्लेज किया है 10 ट्रिलियन येन जो है वो इंडिया को प्रोवाइड किए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फोरम बनाई जाएगी, ताकि दोनों एरिया के अंदर जो है वो बिजनेसेस ग्रो कर सकें। 5 लाख लोग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा वो, ताकि जो है वो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड काम यहाँ पर इंडिया में अच्छे से हो सके। इससे पहले क्या हुआ था, तो इससे पहले जैसे ये आपने देखा है कि भाई जो इंडिया के अंदर जो है वो बन रही है आपके मेट्रो, सॉरी, बुलेट ट्रेन जो है वो बन रही है, जो कि मुंबई तक जाएगी आपके अहमदाबाद से, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा काम है जो कि जापान कर रहा है। जापान ही इसमें लोन दे रहा है 0.1% की इंटरेस्ट से, है ना। तो ये भी एक बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है।
ये भी ध्यान रखें, नॉर्थ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन का कॉरिडोर। ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब है कि नॉर्मली आप देखते हैं कि भाई जो मालगाड़ी होती है, जो गुड्स ट्रेन है और जो पैसेंजर ट्रेन है, वो एक ही पटरी पे जाते हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, कभी कोई आ रहा होता है तो एक को रोक देते हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो ट्रेन है उससे अगर कोई चीज़ आप गुड्स भेजते हैं तो उसको पहुंचने में नॉर्मली टाइम लगता है, क्योंकि मालगाड़ी को हर जगह रोका जाता है। तो इसलिए इंडिया में बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बना दिया। इसका मतलब बना रही है, मतलब कि अब फ्राइट के लिए, अब गुड्स की ट्रेन के लिए अलग पूरी पटरी है, वो उसी पे दौड़ेगी, और पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग है, वो उसी पे दौड़ेगी। दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे। तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा अल्टीमेटली, कि आप जो है वो ये जो गुड्स ट्रेन है उसको टाइमली पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और बढ़ेगी। लगभग इंडिया के हर कोने के अंदर इसको पहुंचाया जा रहा है, ये चीज़ें देखने को मिलती। NIRF की रैंकिंग है, जिसमें IIT मद्रास ने वापस से टॉप किया है, ISC बैंगलोर ने रिसर्च में टॉप किया है, ठीक है ना। जो जैसा कि हर साल आता है, लगभग वैसा ही रिजल्ट इस साल भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये थी आज की हमारी क्लैड एक्सप्रेस का पार्ट। ओके, इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हमें सुधारने की ज़रूरत है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम लोग जो है वो उसको आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।